स्टार्ट कर दे, फिर जो आता रहेगा आता रहेगा। सो लेट अस बिगिन। शुरू करता हूँ मैं। वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है? सब कुछ सही ना? हेलो। आ रही है, आ रही है, सब सही है। चल सही है। तो लास्ट सेशन जो हमारा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था। उसमें हम लोग काइंड ऑफ पढ़े थे एआई क्या होता है, उसके सब कैटेगरीज के बारे में जाने थे, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन, रियल लाइफ में क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिला था। अब हम लोग यहाँ पे एआई के रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम लोग काइंड ऑफ कुछ ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स और कुछ एडवांस तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि बिगनिंग ही है, तुम्हारा भी स्टार्ट करोगे एआई तो एकदम बेसिक लेवल, बिगनर लेवल एआई हम लोग उसका कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे और वहीं से शुरू करेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा सुपरवाइज लर्निंग में जाएंगे। तो जब लास्ट सेशन हुआ था तो मैंने तुम लोग को बताया था जो हमारा मशीन लर्निंग होता है वो थ्री टाइप्स का होता है: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अगर किसी को याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग क्या होता था? हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता था और हमें उसका रिजल्ट दिया जाता था, हमारा डाटा एक तरह से प्रोवाइडेड रहता था। उस डाटा के हेल्प से हमें सीखना रहता था और इंफॉर्मेशन देना रहता था। ठीक है ना? हमें बोथ इनपुट एंड आउटपुट दिया रहता था और हम उसको उसके हेल्प से जानते थे कि इनपुट होने पे आउटपुट कैसा आ सकता है। ठीक है? ऐसा हम लोग का सुपरवाइज लर्निंग होता था। तो जब जहां पे हम लोग आउटपुट जानते थे वो सुपरवाइज लर्निंग होता था, जहां पे हम लोग ग्रुपिंग करते थे, ग्रुप बनाते थे, मतलब एक आउटपुट प्रोवाइड नहीं करते थे हर डाटा के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग का मशीन लर्निंग मॉडल एक डिसीजन नहीं लेता था, ग्रुप बनाता था, वो अनसुपरवाइज होता था। और जहां हम लोग बिना किसी डाटा या फिर बिना किसी इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट अपने मशीन को भेज देते थे काम करने को, और मशीन अपने गलतियों से, ट्रायल एंड एरर से सीख के काम को इंप्रूव करता था, वो री लर्निंग होता था। जैसा गेम्स, जिसमें गेम अल्फा को जैसे गेम्स में जिसमें हटाया गया, उसमें मशीन शुरू में हारते हारते गलती सीखा, फिर उसको इंप्रूव करते करते वो री लर्निंग किया। तो आज हम लोग सुपरवाइज लर्निंग पढ़ेंगे क्योंकि ये सबसे बेसिक और सबसे स्टार्टिंग होता है और हम लोग को बेसिक सीखना है। तो लेट अस डाइव इनटू सुपरवाइज लर्निंग। तो क्विक रिकैप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग था जो मैंने काइंड ऑफ बता दिया क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग। हमें डाटा दिया जाएगा और उस डाटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट दिया जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा शुरू में। तो डाटा और डिसीजन को देख के हम लोग का मशीन सीख लेगा कि डाटा के कॉरेस्पॉन्डिंग कैसा डिसीजन दिया जाता है, मतलब कैसा डिसीजन आता है। उसके बाद जब हमारे मशीन को अननोन डाटा भी दिया जाए तो मशीन हमारा उस डाटा के बेसिस पे डिसीजन ले सके। तो ऐसा सुपरवाइज लर्निंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्ही मान लो तुम्हारे पास ब्रेन नहीं है, तुम्हें उतना कुछ आईक्यू नहीं है तुम्हारे पास, और अगर तुम्हारे पास रास्ता और सामने पत्थर है, तुम अगर जाओगे उस रास्ते से, तुम्हारा पत्थर में पैर लगेगा, तुम गिर जाओगे। तो तुम्हें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला कि तुम्हारे पत्थर में पैर लगने पे गिर जाते हो, तुम अगले बार वो गलती नहीं करोगे। तो अगले बार तुम डिसीजन क्या लोगे? पत्थर के ऊपर पैर नहीं रखोगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहता है, या तो पैर रखना या तो नहीं रखना। और इस बार तुम डाटा के कारण, तुम इन्फॉर्मेशन के कारण समझ लियो कि हमें पैर नहीं रखना है, तो वही काम मशीन के साथ होता है और इसी को हम लोग सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। ठीक है? तो सुपरवाइज लर्निंग में सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे रेग्रेशन विथ लीनियर रेग्रेशन, वो जो कि मैं पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन विथ लॉजिस्टिक रेग्रेशन, जो कि अर्पित सर पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स, इंट्रोडक्शन तुम्हें इसका तमुग्नो सर देंगे, और इसका एप्लीकेशन और थोड़ा और एडवांस फॉर्म भाटी सर पढ़ाएंगे, हार्दिक सर। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा सुपरवाइज लर्निंग होता है, ये काइंड ऑफ दो तरह का होता है, एक रेग्रेशन होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है। तो सुपरवाइज लर्निंग तुम लोग समझ चुके हो क्या होता है, इंफॉर्मेशन डाटा देना, उसके ऊपर से डिसीजन लेना। अब ये रेगुलेशन और क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो तुम थोड़ा अगर वर्ड से देखो, क्लासिफिकेशन वर्ड को देखो, इसका मतलब होता है कि हमें क्लासेस बताना है कि ये किस क्लास का है, ये डिसीजन हमें किसी क्लास में प्रोवाइड करना है। और रेगुलेशन मतलब होता है बेसिक इनपुट दिया गया, उसके बेसिस पे आउटपुट देना। ठीक है? तो रेगुलेशन और क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है। तो मेरा काम है तुम लोग को रेगुलेशन पढ़ाना, इसलिए मैं ज्यादा क्लासिफिकेशन पे बोलूंगा नहीं, मैं रेगुलेशन से ही शुरू करूंगा डायरेक्ट। बेसिकली क्लासिफिकेशन के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इंट्रो दे दो, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं हल्का सा बस बता दे रहा हूँ कि मान लो तुम्हें कुछ किसी ह्यूमन बॉडी का फीचर्स दिया गया। ठीक है ना? उस फीचर्स को देख के तुमको बताना है कि वो मेन है कि वुमेन है, तो मेन और वुमेन क्लास हो गया। तो ये काम अगर मशीन करेगा, बॉडी का फीचर्स देख के बताएगा कि वो मेन है वो या वुमेन है, मतलब बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत एडवांस काम भी करा सकते हैं। तो ये क्लास में बांटना हो गया हम लोग को, क्लासिक रिजल्ट हो गया क्लास देना, तो ये क्लासिफिकेशन होता है। और अगर हम लोग को सिंपली बोला गया कि हमें कुछ इनपुट लेबल्स दिए गए हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालना है, तो वो रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन तुम इस एग्जांपल से बेटर समझोगे। हाँ।
तो ये लेबल डाटा उसका लेबल है। तो ये क्या है, फीचर्स है हमारा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से देखो, हमें डिफरेंट टाइप्स के इनपुट वैल्यूज दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ वैल्यू होते हैं, फाइनेंस के समझने की जरूरत नहीं है बहुत। तो हमें एरिया दिया गया, किस एरिया में वो हो रहा है, कहाँ पे मार्केटिंग का क्या वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट क्या है, R&D स्पेंड क्या है। तो इस इनपुट वैल्यू के हम लोग को इसके बेसिस पे हम लोग आउटपुट निकाल रहे हैं। तो ऐसे काइंड ऑफ चीज को हम लोग रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा ऐसे हो गया। अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में समझे, जनरल पर्पस के लिए, तुम मतलब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो गया कि हमें किसी भी चीज का फीचर्स बताया गया, ये तो एक फाइनेंस मार्केट का एग्जांपल हो गया। हमें हाउस का एग्जांपल दिया जा सकता है कि घर हमें किसी कलेक्शन ऑफ हाउसेस, जहाँ पे एक एरिया में बहुत सारे घर है, उसमें हमें घर के लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि घर का कलर क्या है, घर का एरिया क्या है, घर कितने फ्लोर्स का है, और घर के आसपास क्या लोकेलिटी है। और उस फीचर्स के आधार पे हमें प्रिडिक्ट करना हुआ मशीन लर्निंग की हेल्प से कि उस घर का प्राइस क्या होगा। कलर के हिसाब से, एरिया के हेल्प से, लोकेशन के हेल्प से, फ्लोर के हेल्प से, कितने मंजिल का है, ये सब की हेल्प से हमने प्रिडिक्ट करना होगा कि उस घर का क्या प्राइस है, उस घर का कॉस्ट क्या है। तो ऐसी चीज को हम लोग रेगुलेशन कहते हैं। हमें इनपुट डाटा दिया गया बहुत सारे वेरिएबल में, और हम उसके आधार पे आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वैसे चीज को हम लोग रेगुलेशन कहते हैं। तो आई होप तुम लोग रेगुलेशन का मतलब समझ गए होगे कि रेगुलेशन क्या होता है, कैसे हम लोग को इनपुट डाटा दिया जाता है, उसके आधार पर हम लोग आउटपुट समझते हैं। तो चलो, ये मैं थोड़ा जनरल वे में बता दिया। इसमें मैं कुछ अभी उस फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं बता। तो मैं तुम लोगों को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में इसी चीज को बताता हूँ। तो मैथमेटिकल फॉर्म भी बहुत सिंपल है। तुम लोग बहुत पहले से, जब से अलजेब्रा पढ़ के आ रहे हो, तब से तुम लोग लीनियर रिग्रेशन काइंड ऑफ थिंग करते आ रहे हो, खुद से सॉल्व करते आ रहे हो। मशीन लर्निंग से सॉल्व नहीं करते हो, खुद से सॉल्व करते हो। कैसे सॉल्व करते हो? मान लो तुम्हें 2 डिग्री का, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। 2 वेरिएबल का 2 लीनियर इक्वेशन दिया गया है। मान लो चार चार इक्वेशन दिया गया है, 2 वेरिएबल का 4 लीनियर इक्वेशन दिया गया है। तो अब तुम्हें 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए होता है? 2 ही इक्वेशन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो तुम्हें a1x प्लस b1y इक्वल टू कुछ c1 दिया हुआ है, वैसे ही a2x प्लस b2y इक्वल टू कुछ c2 दिया हुआ है, और a3x प्लस b3y इक्वल टू c3 दिया हुआ है, a4x प्लस b4y इक्वल टू c4 दिया हुआ है। तो तुम 2 इक्वेशन के हेल्प से, अगर तुम्हें x और y का वैल्यू पता रहे, तो तुम 2 इक्वेशन के हेल्प से उसके कोएफिशिएंट्स का वैल्यू निकाल लोगे आराम से, a1 a2 का आराम से। अगर तुम्हें a1 a2 और c मतलब a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 दिया हुआ है, तो तुम आराम से x1 या x2 का वैल्यू या x और y का वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद जब तुम्हें x और y का वैल्यू एक बार मिल गया, तो तुम x और y का वो वैल्यू थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में आराम से यूज कर सकते हो। क्वेश्चन तो तुम्हारा 2 ही इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व हो गया। अब तुम उस निकले हुए x और y का वैल्यू थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हो, बचे हुए वेरिएबल्स को निकालने के लिए। मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में तुमको आउटपुट का वैल्यू नहीं दिया गया था, C3 और C4 का वैल्यू नहीं दिया गया था, A3 B3 और A4 B4 का वैल्यू था। तो तुम x और y के हेल्प से C3 और C4 निकाल लिए। तो तुम क्या किए, तुम इनिशियली जो तुम्हारे पास, जैसे पॉइंटर यहाँ आ गए, तो मान लो यहाँ पे ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है ना। 4 डिग्री का इक्वेशन है। तो तुम शुरू के 4 इक्वेशन के हेल्प से, शुरू के 4 इक्वेशन में तुमको प्रॉफिट भी दिया हुआ है, और ये सब वैल्यू भी दिया हुआ है। तो तुम शुरू के 4 इक्वेशन में इस चारों इक्वेशन को सॉल्व करके WX YZ जो भी वेरिएबल का नाम है, उसको तुम WX YZ 4 वेरिएबल को सॉल्व करके निकाल लिए अपने हेल्प से। उस 4 वेरिएबल का यूज करके तुम इसमें उस चारों वेरिएबल को पुट किए, और प्रॉफिट का वैल्यू तुम निकाल लिए बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या किए, तुम अपने से सॉल्व किए ना, इसको तुम जनरल पर्पस के लिए सॉल्व किए। तो ये बहुत ही सिंपल सा टास्क था, इसको तुम कर पाए। अगर यहाँ पे 4 वेरिएबल के जगह थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल रहता, तुमको सॉल्व करना रहता, तुम प्रैक्टिकली अपने खुद से सॉल्व नहीं कर पाते, तुम्हें मशीन से सॉल्व कराना पड़ता। तो ऐसे केस में मशीन लर्निंग का यूज आता है। तो होप तुम समझ गए होगे रिग्रेशन क्या होता है, और जनरली तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा कि रिग्रेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं रिग्रेशन मशीन कैसे सॉल्व करता है, एआई कैसे काम करता है रिग्रेशन पे। कुछ वैसे ही काम करता है जैसे हम लोग सब करते हैं, हम लोग भी वैल्यू निकालते हैं, वो भी वैल्यू निकालता है, बट निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। वो हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है। तो ये वेट्स और बायसेस जनरल पर्पस पैरामीटर मशीन लर्निंग मॉडल दिया हुआ है, तुम इसको कैसे समझो। अभी मैं तुम लोग को रेगुलेशन बता दिया क्या होता है। तो मैं तुम लोग को 2 डिग्री और 3 डिग्री का बताया था कि 2 डिग्री वेरिएबल XY वाला बता दिया, 4 डिग्री का एग्जाम्पल देकर समझा दिया। अब हम लोग थोड़ा बेसिक पे आ जाते हैं, थोड़ा सिंगल डिग्री पे आ जाते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c, सबसे बेसिक इक्वेशन जो तुम लोग आज तक पढ़े होगे, इसके बारे में तुम लोग अच्छे से जानते होगे, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें x का वैल्यू दिया हो और तुम्हें y का वैल्यू दिया हो, x का वैल्यू दिया हो, y का वैल्यू दिया हो, तुम आराम से स्लोप निकाल सकते हो, तुम आराम से बेस बायस यानी थीटा निकाल सकते हो। तो
तो ये वेट्स और बायसेस, इस जो तुम्हारा स्लोप है और जो तुम्हारा बायस टर्म है ना, उसको काइंड ऑफ मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में लर्नेबल पैरामीटर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं बताऊंगा। ये जो नेक्स्ट टू लाइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट डिसाइड्स हाउ मच इन्फ्लुएंस द इनपुट विल हैव ऑन द आउटपुट, बायसेस व्हिच आर कांस्टेंट आर एन एडिशनल इनपुट ऑनटू द नेक्स्ट लेयर दैट विल ऑलवेज हैव द वैल्यू ऑफ 1। ये मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या रीजन है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, आगे दूंगा। तुम आई होप अभी तक यही समझो कि जो तुम्हारा वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट रहता है ना, उसको मशीन लर्निंग में हम लोग वेट्स बोलते हैं। W इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में तुम्हारे m जो है वेट है और c तुम्हारा बायस। m डिसाइड कर रहा है, जो तुम्हारा एम एक्स प्लस सी में m डिसाइड कर रहा है कि x का कितना इन्फ्लुएंस होगा। स्लोप पॉजिटिव रहता है तो हमारा जो लाइन है वो इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्लोप एक तरह से हमारा वेट की तरह एक्ट कर रहा है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m का वैल्यू ज्यादा होगा तो x के कारण y का वैल्यू भी उतना ही बढ़ेगा। अगर m का वैल्यू कम होगा, अगर मान लो m का वैल्यू कुछ डेसिमल में है, तो x कितना ही बढ़े y कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर m का वैल्यू हमारा मान लो 1000 या 10,000 है, तो x अगर 1 या 2 भी बढ़ रहा है तो y का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग जो स्लोप काइंड ऑफ थिंग है उसको हम लोग मशीन लर्निंग में वेट कहते हैं, और ये अंडरस्टैंडेबल है क्यों कह रहे हैं। और बायस जो है कंट्रोल करता है उसको कि सिर्फ उसी इनपुट के कारण नहीं वैरी करे, सारे इनपुट को साथ में लेके चले। वो कैसे हो रहा है वो मैं बताता हूं। चलो ठीक है, रेग्रेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा। रेग्रेशन मॉडल्स अटेम्प्ट टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स बाय फिटिंग अ कर्व और एन इक्वेशन टू ऑब्जर्व डाटा। फॉर एग्जांपल, a modeler might want to relate the weight of individuals to their height using a linear regression model। तो सिंपल बात है, अगर हम लोग अपने वेट को x मान लें और अपने हाइट को y मान लें, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे। x का वेरियस वैल्यू लेंगे हम लोग, बहुत सारे वेट का वैल्यू लेंगे, और y का ही वेरियस वैल्यू लेंगे, बहुत सारे हाइट का ही वैल्यू लेंगे, और उस वेट और हाइट के वैल्यू से हम लोग m और c निकाल लेंगे, वेट और बायस निकाल लेंगे। एक बार जब हमारा वेट और बायस निकल गया, तो अगर हमें आगे चल के हाइट का वैल्यू नहीं भी पता है, तो हम डायरेक्ट x की जगह वेट रख के एम एक्स प्लस सी लगा के हाइट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जनरल सा छोटा सा स्मॉल बेसिक सा डेफिनेशन हो गया जो तुम लोग समझते हो। इसी को रेग्रेशन बोलते हैं। बहुत सारे वेरिएबल है हमारे पास। रेग्रेशन बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे वेरिएबल है। यहाँ पे तो मैं बस x और y का एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारा हजारों लाखों वेरिएबल हो सकता है। तो हम बहुत सारे वेरिएबल में कनेक्शन क्रिएट करते हैं, एक कर्व या तो इक्वेशन के हेल्प से या तो कर्व के हेल्प से। तो तुम इसको ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो, अलजेब्रिकली भी देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तुम ज्योमेट्रिकली देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस एक बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया। y इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स 2 प्लस सी एक्स 3 एक 3 वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। वैसे हजारों वेरिएबल का एग्जांपल होता है। और फिटिंग अ कर्व मतलब एक तरह से हम लोग समझते हैं। तो अगर तुम थोड़ा मशीन लर्निंग में आगे जाकर पढ़ोगे तो अल्जेब्रिक और प्रोबेबिलिस्टिक दो काइंड ऑफ मशीन लर्निंग होता है। हम लोग अलजेब्रा का भी यूज करते हैं सॉल्व करने को, प्रोबेबिलिटी का भी यूज करते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक से अलजेब्रा मेथड से ही देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो लीनियर रेग्रेशन क्या होता है ना, मतलब जैसे कि अब मैं तुम लोग को यहाँ पे बताया था रेग्रेशन क्या करता है, बहुत सारे वैल्यूज को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करता है। किसी बाकी वेरिएबल्स के हेल्प से वो किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालता है। तो जिस वेरिएबल का वैल्यू निकलता रहता है ना, उस वेरिएबल को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। जिस भी वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y आउटपुट हुआ। और जो वेरिएबल हम लोग का हेल्प कर रहा है निकालने में, जो वेरिएबल हम लोग के इक्वेशन में काम कर रहा है, उस वेरिएबल को हम लोग फीचर बोलते हैं कि वो एक फीचर हुआ, वो उस मॉडल का एक फीचर हुआ। अगर हम लोग घर का कॉस्ट निकाल रहे हैं, किसी भी एक घर का प्राइस निकाल रहे हैं, घर के एरिया, घर के कलर, घर के लोकेशन, घर के फ्लोर्स के हेल्प से, तो एरिया, कलर, लोकेशन और हाइट, फ्लोर, ये सब क्या हुआ तुम्हारा, ये सब फीचर हुआ घर का। ये भी एक वेरिएबल होगा, तुमको तुम्हारे पास वेरिएबल होगा। एक को तुम x1 x2 x3 x4 ऐसे मान लोगे, और बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करके तुम अगर x1 x3 x4 का वैल्यू निकाल दिए तो तुम y का वैल्यू बाद में निकाल सकते हो। तो y हमारा आउटपुट हो गया और बाकी वेरिएबल्स हमारे फीचर्स हो गए। तो ऐसा रेग्रेशन होता है। लेकिन अगर तुम इस वाले इक्वेशन को देखोगे, जनरल इक्वेशन को देखोगे, तो यहाँ तक अभी तक तो मैं 1 डिग्री इक्वेशन का एग्जांपल दिया हूँ। अभी जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही हो, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, पाराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, किसी टाइप का इक्वेशन हो सकता है। तुमको कैसा भी इक्वेशन का यूज करके वैल्यू निकालना आउटपुट का। फीचर, जो तुम्हारा फीचर वेरिएबल्स होगा, उस फीचर वेरिएबल्स को तुमको बेस्ट पॉसिबल कर्व में फिट करना है कि तुम्हारे आउटपुट का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो बहुत सारा कर्व होता है, बहुत सारे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन आज हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग बस लीनियर रेग्रेशन पढ़ेंगे। तो लीनियर रेग्रेशन पे आते हैं।
लीनियर रिग्रेशन क्या करता है ना, एज्यूम करता है कि फीचर्स और आउटपुट के बीच में जो है ना रिलेशनशिप लीनियर है, ठीक है ना। मतलब हम लोग ये नहीं कैसा भी हमारे पास फीचर्स हो, हमारे पास वेरिएबल्स कैसा भी हो और आउटपुट कैसा भी हो, हम लोग यही मान लेते हैं कि वो लीनियर ही होगा। हम लोग नहीं मानते कि वो कर्व होगा या कैसा भी होगा, कुछ भी होगा। अगर हमारे पास फीचर्स का वैल्यू दिया हुआ है और हमारे पास आउटपुट दिया हुआ है, तो हम हो सकता है उसके लिए बेस्ट पॉसिबल कर्व पाराबोला हो सकता है, उसके लिए बेस्ट पॉसिबल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है उसको सॉल्व करने से आंसर है, हो सकता है अलग अलग काइंड ऑफ इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़े, लेकिन लीनियर रिग्रेशन में हम मान लेते हैं कि वो लीनियरली रिलेशनशिप में, मतलब हम लोग एक सिंगल डिग्री इक्वेशन एज्यूम करते हैं उसका, ठीक है। तो इससे रिजल्ट कैसे आता है वो हम लोग देखते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक बहुत बेसिक एकदम स्टार्टिंग बिगिनर लेवल एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम पे आते हैं जो लीनियर रिग्रेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सपोज द प्राइस ऑफ ए हाउस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ ए हाउस, ठीक है ना। हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि हमारे हाउस का जो प्राइस है, हमारे हाउस का जो कॉस्ट है, वो हमारे हाउस के एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो लेट्स टेक अ पॉज, व्हाट कुड बी अदर फीचर्स नॉट एन एमएल क्वेश्चन, ओके। मतलब हमारे हाउस का, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया था कि हाउस का प्राइस या कॉस्ट प्रेडिक्ट करने के लिए सिर्फ एरिया नहीं, कलर भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, ये हमारा एमएल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ फीचर एक्सट्रैक्शन एक अलग फील्ड होता है जब तुम मशीन लर्निंग करते हो, फीचर एक्सट्रैक्ट करना डाटा सेट से। तो खैर उसका बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन बेसिक्स है कि हमें डाटा सेट में एरियाज दिया गया है और उस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस दिया गया है। तो हमें फॉर सम अनसीन एरिया यू नीड टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस एक्यूरेटली। तो जैसा मैं पहले बताया था वही करना है, हमें इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, हमें इनपुट दिया रहेगा, इनपुट यानी फीचर दिया रहेगा, और आउटपुट भी दिया रहेगा, फीचर और आउटपुट शुरू में दोनों दिया रहेगा। उसके लिए हम लोग को बेस्ट पॉसिबल इक्वेशन या कुछ सॉल्व करना है, जिस कारण हमारे अनसीन एरिया अनसीन फीचर्स के लिए भी आउटपुट आ जाए। यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन हम लोग यूज करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि दोनों लीनियरली ही वेरी कर रहा है। तो अलग डायमेंशन का भी प्लान हो सकता है हमारे पास। यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि नोइंग ऑल दिस व्हाट डायमेंशनल प्लेन यू वुड यू रिक्वायर टू प्लॉट टेकिंग फीचर्स एंड आउटपुट इनटू अकाउंट। तो यहाँ पे तो खैर एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों लीनियरली रिलेशनशिप में एक दूसरे से, मतलब अगर हमारा एरिया ए है, प्राइस पी है, तो पी इक्वल टू समथिंग एम ए प्लस सी होता होगा, जहाँ पे पी इक्वल टू समथिंग एम ए प्लस सी होता होगा, जहाँ पे पी जैसे ये भी बोल सकते हैं प्राइस इक्वल टू समथिंग स्लोप इनटू एरिया प्लस बायस हो सकता होगा, या फिर प्राइस इक्वल टू वेट इनटू एरिया प्लस बायस हो सकता होगा। ऐसा इक्वेशन हम लोग एज्यूम कर लिए क्योंकि हम लोग लीनियर रिग्रेशन समझ रहे हैं। बट अगर तुम लोग अपने हिसाब से सोचो तो जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको लीनियरली एज्यूम करें, हो सकता है इसके लिए जो सॉल्यूशन पॉसिबल हो वो थोड़ा बेटर हो सकता हो। लीनियर रिलेशनशिप का सॉल्यूशन बेस्ट नहीं हो सकता है कुछ प्राइस इक्वल टू वेट का स्क्वायर इनटू एरिया प्लस सी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, जनरल पर्पस और कुछ इक्वेशन हो सकता हो। हम लोग यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी ऐसे ही एज्यूम करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रोसीडिंग अहेड, तो लीनियर रिग्रेशन समझ रहे हैं, तो हाइपोथेसिस फंक्शन डिजाइन करेंगे एस थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा प्लस थीटा वन इंटू एक्स। तो इसको काइंड ऑफ तुम वही समझो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ई तुम समझ सकते हो। एस थीटा एक्स मतलब एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स जैसे मानते हैं ना, वैसे ये कुछ फंक्शन ऑफ x तुम्हारा किसके इक्वल है, वेट इंटू एक्स प्लस थीटा, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या बताएगा, अगर तुम x को तुम मान लो एरिया ऑफ हाउस, ठीक है ना, x तुम्हारा एरिया ऑफ हाउस है, तो ये x तुम्हारा एरिया ऑफ हाउस है, और एस थीटा एक फंक्शन है जिसमें तुम अगर एरिया ऑफ हाउस डालोगे तो वो प्राइस बताएगा। तो एफ ऑफ एरिया तुम्हारा प्राइस दे रहा है, यहाँ पे एस थीटा ऑफ एरिया तुम्हारा प्राइस दे रहा है, और वो एस थीटा इक्वेशन किसके इक्वल है, थीटा वन इंटू एक्स प्लस थीटा के इक्वल। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी काइंड ऑफ इक्वेशन है ये, जहाँ पे y तुम्हारा जो है प्राइस ऑफ हाउस है और x तुम्हारा एरिया है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेगा मशीन, हम लोग को तो पता है हम लोग कैसे करते हैं, मशीन कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। तो मशीन सबसे पहले लॉस डिटरमाइन करेगा, मशीन सबसे पहले लॉस डिटरमाइन करेगा। मशीन इसको एक जनरली किसी भी x के वैल्यू के लिए, नॉर्मल वैल्यू के लिए प्लॉट कर लेगा अपने मन से, ठीक है ना। मशीन इसको किसी एक जनरल वैल्यू के लिए प्लॉट कर लेगा। जब मशीन इसको किसी एक जनरल वैल्यू के लिए प्लॉट कर लिया, तो उसके पास उस जनरल वैल्यू के प्लॉट करने के लिए, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m और c के किसी भी वैल्यू के लिए एच थीटा ऑफ x इक्वल टू थीटा वन इंटू एक्स प्लस थीटा तुमको दिया हुआ है, तो थीटा वन और थीटा किसी रैंडम वैल्यू के लिए प्लॉट हो गया, ठीक है ना। अभी कुछ सही वैल्यू के लिए हम लोग प्लॉट नहीं किए, किसी भी थीटा और थीटा वन के रैंडम वैल्यू के लिए प्लॉट कर लिया गया है। चलो ठीक है, प्लॉट कर लिए। अब प्लॉट किए किसी भी रैंडम वैल्यू के लिए तो गलत आएगा, ये बात तो श्योर है ना, सही हो नहीं सकता। अभी तक हम लोग सॉल्व किए नहीं है, हम लोग का मशीन तो सॉल्व किया नहीं है, गलत ही आएगा वैल्यू। तो वो गलती कितना है, कितना मिस्टेक है, कितना लॉस आ रहा है, कितना एरर है हमारे एक्चुअल रिजल्ट और हम लोग का इस इक्वेशन से रिजल्ट आ रहा है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस बी। तो w और v के किसी भी रैंडम वैल्यू के लिए हम लोग
प्लॉट कर लिए हैं, तो हम लोग को डब्ल्यू और बी का करेक्ट वैल्यू निकालना है कि वाई हमारा सही आ जाए। तो अभी रैंडम वैल्यू तो कुछ गलत आ रहा होगा, तो वो गलत कितना होगा, डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा। जो हमारा करंट वैल्यू आ रहा है वो इस लाइन पे लोकेटेड है, जो हमारा करंट वैल्यू आ रहा है वो इस लाइन पे लोकेटेड है। एक्स हमारा क्या है, एरिया है। तो जब हम एरिया को इस फंक्शन में डाल रहे हैं, जो हमारा वाई डैश आ रहा है वो वाई डैश इस लाइन पे लोकेटेड है, और एक्चुअल वाई क्या है, एक्चुअल वाई है जो तुम्हारा येलो स्पॉट दिख रहा है ना, वो तुम्हारा एक्चुअल वाई है। तो एक्चुअल प्राइस ऑफ हाउस वो है जो तुम्हारा यहाँ येलो स्पॉट पे दिख रहा है, और तुम्हारे इक्वेशन से तुम्हारे करंट करंट वैल्यू ऑफ वेट और बायस से जो प्राइस आ रहा है हाउस का, वो तुम्हारे इस रेड लाइन पे लोकेटेड है। तो तुम्हारा लॉस कितना है, तुम्हारा एरर कितना है, तुम डिफरेंस क्रिएट कर दो, तो जो तुम्हारा एरर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस होगा, वही एरर होगा। इसमें कुछ डाउट तो है नहीं, कुछ बड़ी चीज तो नहीं है। जो तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू आया है अभी, जो तुम्हारा वैल्यू आया है उसमें, और जो तुम्हारे एक्चुअल प्राइस के वैल्यू में डिफरेंस था, वही तुम्हारा एरर होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करके, इक्वेशन सॉल्व करके डब्ल्यू और बी का वैल्यू निकालते थे। मशीन क्या करता है, मशीन लॉस को, एरर को मिनिमाइज करके वेट्स और बायस का वैल्यू निकालता है। मशीन के पास ये एरर आ जाएगा, मशीन क्या करेगा, मशीन हमारा किसी भी रैंडम वेट और बायस की वैल्यू के लिए प्लॉट कर लेगा, और उसके बाद हमारा लॉस निकाल देगा, एरर निकाल देगा। उसके बाद मशीन उस एरर को मिनिमाइज करेगा, मशीन उस एरर को मिनिमाइज करेगा, और मशीन उस एरर को मिनिमाइज करते करते, मशीन उस एरर को मिनिमाइज करने के हिसाब से तुम्हारे डब्ल्यू और बी को चेंज करते रहेगा। एरर को मिनिमाइज करने के लिए जिस डब्ल्यू और बी का जरूरत है, उस डब्ल्यू और बी को मशीन लाएगा, उस डब्ल्यू और बी के वैल्यू को मशीन रखेगा, और फिर जिस डब्ल्यू और बी के लिए उस एरर का वैल्यू मिनिमम आ जाएगा, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जिस वेट और बायस के लिए तुम्हारे इस एरर का वैल्यू मिनिमम आ जाएगा ना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मशीन सॉल्व करता है। हम लोग इक्वेशन सॉल्व करके वेरिएबल और वेट्स निकाल के, बायस निकाल के सॉल्व करते हैं, मशीन लॉस को मिनिमाइज करता है। तो लॉस मिनिमाइजेशन सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मशीन लर्निंग में, लॉस निकालना। लॉस कैसे निकलता है, जैसे लीनियर, ये तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन था, तो इसमें सिंपली स्क्वायर्ड लॉस चल रहा है, ठीक है ना, डिफरेंस का लॉस चल रहा है सिंपली। ठीक है ना, जो प्रेडिक्टेड वैल्यू तुम्हारा आया वाई, मान लो तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू कुछ वाई है, ठीक है ना, तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू से सीधा वाई है, कैपिटल वाई मान लो तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू है, और तुम्हारा प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, ये वाई डैश कुछ काइंड ऑफ थिंग है, ये वाई डैश तुम्हारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो तुम्हारा एरर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू वाई माइनस वाई डैश, प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो, उसका डिफरेंस एरर आ जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा हाई लेवल फंक्शंस होता है, जैसे कि ये तो लीनियर रिग्रेशन है, और भी बहुत सारे मतलब ये सबसे बेसिक चीज होता है मशीन लर्निंग का, और भी जो अच्छे अच्छे चीजें होते हैं ना, उसमें एरर का इक्वेशन कुछ काइंड ऑफ दूसरा आता है, उसमें माइनस नहीं होता, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, उसमें कुछ अलग ही एरर आता है, अच्छा अच्छा एरर आता है, फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए अलग इक्वेशन चाहिए होता है। तो पहले हम लोग इस सबसे बेसिक को समझते हैं। तो एरर मिनिमाइज तुम लोग कैसे करते हो, तुम्हारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये बेसिकली दो वेरिएबल का डिफरेंस है, क्या अलजेब्रिक फंक्शन है ना, अलजेब्रिक फंक्शन है y माइनस वाई डैश, और y डैश क्या है, x इंटू डब्ल्यू प्लस बी। तो बेसिकली हम लोग, हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू, जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, f ऑफ x है, हमारे पास इनपुट है x, और f ऑफ x हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू है उतना, माइनस एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस हमारा एरर है। इस एरर को हम लोग को मिनिमाइज करना है। तो बेसिकली ये मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको हम लोग को मिनिमाइज करना है। तो मैथमेटिकल फंक्शन को कैसे तुम लोग मिनिमाइज करते हो, कैलकुलस से मिनिमाइज करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएशन को जीरो करते हो, क्या काइंड ऑफ थिंग वैसा कुछ करते हो, इसके बाद तुम मिनिमाइज करते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी करते हैं हम लोग। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या लिखते हैं हम लोग, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेसिकली हमारा ऐसे ही लिखा रहता है। हम लोग एक लॉस फंक्शन क्रिएट करते हैं कोड के हेल्प से, उस कोड के हेल्प से उसका मिनिमाइजिंग इक्वेशन लिख देते हैं, और फिर किसी भी इनपुट और आउटपुट वैल्यू के लिए उस लॉस को वो मिनिमाइज करते रहता है, और जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल लॉस आता है ना, उस लोएस्ट पॉसिबल लॉस का हम लोग यूज करते हैं, और उसके लिए जो वेट और बायस का वेरिएबल का जो वैल्यू रहता है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाता रहता है। फिर हम उसको फिट कर देते हैं डब्ल्यू और बी को। उसके बाद हमारा जो भी प्राइस होगा, जो भी एरिया होगा हाउस का, वो एरिया हम लोग एक्स की जगह डालते रहेंगे, प्राइस ऑफ हाउस हमारा आते रहेगा। बहुत एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि ये लीनियर रिग्रेशन है, लेकिन आते रहेगा। चलो ठीक है, एक चीज यहाँ पे थोड़ा समझ लो कि हम लोग बायस का क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे वेट का क्या इंपॉर्टेंस है, बायस का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ से कुछ स्लाइड पहले तुम लोग का एक ये आया था, एक मिनट, हाँ, वेट्स एंड बायस की। वेट क्या बताता है कि इनपुट का कितना इन्फ्लुएंस है, और बायस क्या बताता है कि एडिशनल इनपुट जो ओवरऑल आने वाला है उसका क्या इन्फ्लुएंस रहेगा। तो वेट का मैं बता चुका हूँ, वेट क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वेट ये क्यों है, ये जो तुम्हारा ये वेट की तरह एक्ट क्यों करता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर तुम्हारे डब्ल्यू का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, एक्स का उतना ही प्रभाव पड़ेगा, एक्स का उतना ही काइंड ऑफ इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा। बायस का क्या यूज है, चलो मान लो हमारे पास बायस नहीं रहता, हमारे पास बायस नहीं रहता, तो हम लोग रैंडम वैल्यू के लिए शुरू करते हैं। अगर हमारे पास बायस नहीं रहता, तो हम लोग
पहले इनपुट के लिए, जो हमारा पहला इनपुट है उसके लिए हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। तो हमारा लाइन यहां से कुछ यहां आ जाता, पहला लाइन यहां से कुछ यहां आता, सेकंड लाइन हमारा क्या होता, सेकंड लाइन, एक मिनट, सेकंड लाइन हमारा यहां से सीधे यहां तक खींच चला आता, ठीक है ना। अगर हमारा बायस नहीं रहता, y इक्वल टू सीधे mx रहता, तो y इक्वल टू mx क्या रहता है, जो तुम्हारे y का पॉसिबल वैल्यू होगा उसको कनेक्ट कर देगा सीधे ऑरिजिन से। तो वही होते रहेगा, हर इनपुट के लिए इसको ऑरिजिन से कनेक्ट करते रहेगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट करते रहेगा, ये ओवरऑल कनेक्टिंग करते रहेगा। तो जो तुम्हारा लाइन आएगा ना, वो थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो हर पॉइंट से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा लाइन आ जाएगा, हर पॉइंट से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा लाइन आ जाएगा, यहाँ से लाइन ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, इस काइंड ऑफ लाइन तुम्हारा आता रहेगा। तो इसीलिए हर इनपुट का एक अलग ही लाइन क्रिएट हो जाएगा। अगर हमारा बायस नहीं रहा तो हर इनपुट का एक अलग ही लाइन क्रिएट हो जाएगा। तो फिर हमारा तो ये कोई पार्टिकुलर इक्वेशन नहीं आ पाया ना, कि हम जिससे सॉल्व कर पाए। अब हर इनपुट के लिए अलग लाइन क्रिएट हो गया तो कोई हमारा पार्टिकुलर फंक्शन तो क्रिएट नहीं हो पाया जिसके कारण हम लोग डिटरमाइन कर पाए प्राइस एरिया के हेल्प से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग बायस लेते हैं। बायस क्या करता है ना, बायस इसको वेरिएबल को, मतलब जो हमारा लाइन है उसको सेट करता रहता है, हर इनपुट के लिए अलग लाइन क्रिएट नहीं करता है। y इक्वल टू mx रहता तो इस y के लिए अलग लाइन यहाँ से क्रिएट हो जाता ओरिजिन से, फिर इस लाइन, इस वैल्यू के लिए अलग लाइन क्रिएट हो जाता, फिर इस वैल्यू के लिए अलग लाइन क्रिएट हो जाता, हर वैल्यू के लिए अलग लाइन क्रिएट हो जाता। तो जब हम फाइनल फंक्शन को जोड़ते तो हमारा जुड़ के कुछ ऐसे 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 ऐसा कुछ कर्व आता, उल्टा सीधा कर्व। इसको जोड़ दोगे तो कुछ अजीब सा कर्व आएगा। और उस कर्व का इक्वेशन हम लोग को पता नहीं रहता, जब इक्वेशन पता नहीं रहता तो हम लोग लॉस नहीं निकालते, जब लॉस नहीं निकालते तो मिनिमाइज नहीं करते, फिर हम लोग बना नहीं पाते। इसलिए हम लोग बायस यूज करते हैं। बायस क्या करता है, एक सिंपल लाइन क्रिएट कर देता है जो सबसे थोड़ा थोड़ा दूर तो रहता है, मतलब एक्यूरेट नहीं रहता है, उस लाइन पे सारा पॉइंट लाई तो नहीं करता है, बहुत एक्यूरेट नहीं बताता है, लेकिन हाँ पास में बता देता है, तो वो कम से कम सॉल्वेबल रहता है। तो लॉस को मिनिमाइज डिफरेंशिएशन से करते हो, तो क्या एग्जैक्टली मशीन भी डिफरेंशिएशन से करता है? हाँ, डिफरेंशिएशन काइंड ऑफ थिंग से करता है, बट एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन नहीं रहता है, कैलकुलस का ही थिंग रहता है। और उस थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? At in the last slide we defined the loss function. So what should be our aim? How to minimize the loss function? हाँ ठीक है, how can we do so? सही है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, मशीन कैसे मिनिमाइज करेगा? ग्रेडियंट डिसेंट से। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो नाम तुमको दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये कुछ है नहीं, बेसिक सिंपल सा चीज है जो बेसिकली डिफरेंशिएशन का यूज करता है और हमारे एरर को कम करते जाता है, हमारे एरर को कम करते जाता है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है फंक्शन का। जब तुम इस चीज को ग्राफ पे अप्लाई करोगे ना, तब तो ये तुम्हारे आप अपने वैल्यू को कम करते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखाऊं, ठीक है, समझ लो बस इसको। ग्रेडियंट डिसेंट एक लॉस फंक्शन है जो मतलब दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालता है और फिर उसके रिस्पेक्ट में मतलब दोनों वेरिएबल के वैल्यू को अपडेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हम थीटा जीरो और थीटा वन के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालेंगे, थीटा जीरो और थीटा वन के रिस्पेक्ट में जो लॉस है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लॉस है, मतलब किसी एक को y मान लो, किसी एक को mx प्लस सी मान लो, तो y और mx प्लस सी वाले जो वेरिएबल में जो लॉस है वो हम लोग काइंड ऑफ ऐसे निकालेंगे। पहले फंक्शन और उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसमें से कुछ काइंड ऑफ वेट लगा के उसको माइनस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे कि ये तुम देख लो, ये तुम्हारा एरर, ये तुम्हारा नॉर्मल एरर है, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ, हाँ, यहाँ पे स्क्वायर क्यों लेते हैं हम लोग, डायरेक्टली डिफरेंस माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है कि हम लोग एरर मिनिमाइज करने के लिए, लॉस मिनिमाइज करने के लिए स्क्वायर ही क्यों मिनिमाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको मिनिमाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार होता क्या है ना, कि देख लो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू इस रेड लाइन पे है, प्रिडिक्टेड वैल्यू रेड लाइन पे, और हमारा एक्चुअल वैल्यू येलो यहाँ पे भी है, नीचे भी है। जब तुम डिफरेंस निकालोगे ना दोनों में, तो इन दोनों के लिए यहाँ से यहाँ के लिए डिफरेंस तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा, ये तुम्हारा ज्यादा है, ये तुम्हारा कम है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। बट वही चीज तुम अगर नीचे वाले के लिए करोगे तो डिफरेंस निगेटिव आ जाएगा। तो कुछ डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ डिफरेंस निगेटिव आ जाएगा, लेकिन डिफरेंस तो डिफरेंस है ना, हमें तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए हम स्क्वायर करते हैं, फिर उसका डिफरेंस निकालते हैं, उसमें कुछ खास चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं। तो स्क्वायर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट नाम का ऑपरेशन करते हैं। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू हमारा सेट नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारा यहाँ पे एरर डिफाइन दे, एरर कैसे डिफिनेशन है वो, एरर कैसे मतलब डिफाइंड है वो देख लो। तो j ऑफ थीटा नॉट थीटा वन इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली थीटा नॉट और थीटा वन क्या है, तुम्हारा वेट और बायस है ना, एक वेट है तुम्हारा, एक बायस है। तो तुमको वेट और बायस का ऐसा वैल्यू निकालना है सच दैट ये एरर तुम्हारा मिनिमम आ जाए। तुमको वेट और बायस का ऐसा वैल्यू निकालना है कि सच दैट ये एरर तुम्हारा मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो तुम इसको कैसे मिनिमम करोगे?
हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट का यूज कैसे कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर कॉपी पेन काइंड ऑफ थिंग रहता तो मैं समझा देता, वैसे तुम लोग खुद से कॉपी पेन में करके देख सकते हो इस चीज को। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर है, अंदर फंक्शन है वो स्क्वायर है, ये काइंड ऑफ थिंग है, तो ये स्क्वायर तुम्हारा पहले बाहर आ जाएगा, ये 2 तुम्हारा पहले इधर आ जाएगा, कुछ डिफरेंशिएशन फंक्शन निकलेगा। और डिफरेंशिएशन फंक्शन को हम किसी एक वेरिएबल से माइनस करेंगे, एक वेरिएबल से माइनस करेंगे और फिर इसको उस वेरिएबल का वैल्यू सेट कर देंगे। तो बेसिकली y इक्वल्स टू काइंड ऑफ तुम लोग बोल सकते हो y इज इक्वल टू y माइनस पार्शियल कुछ अल्फा इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू कुछ काइंड ऑफ x। इससे हो क्या रहा है ना, इसको अगर तुम लोग कॉपी पे करके देखो, पेन पे खुद से करके देखो, इस चीज को डिफरेंशिएट करके उस वैल्यू में से खुद को काइंड ऑफ माइनस करके देखो, तो वो तुम्हारा w और b रिड्यूस होते रहेगा, वो काइंड ऑफ पास में आते रहेगा। जैसे कि ये तुम्हारा एच थीटा एक्स तुम्हारा है क्या, एच थीटा एक्स तुम्हारा थीटा नॉट प्लस थीटा वन इंटू एक्स है, ठीक है ना, थीटा नॉट प्लस थीटा वन इंटू एक्स है। तो यहाँ पे तुम एच थीटा एक्स आई की जगह थीटा नॉट इंटू एक्स प्लस थीटा वन लिख दो, ठीक है ना, थीटा नॉट प्लस थीटा वन इंटू एक्स लिख दो। फिर उसमें से कुछ वाई का वैल्यू माइनस करो और फिर यहाँ पे तुम इसको डिफरेंशिएट करके कुछ अल्फा मल्टीप्लाई करके मतलब तुम उसमें रिड्यूस करना चाहो, तो इससे तुम्हारा होगा क्या कि थीटा और थीटा नॉट और थीटा वन का वैल्यू चेंज होते रहेगा, हर बार चेंज हो रहा है, तुम देख रहे हो हर इटरेशन के साथ चेंज हो रहा है। तो हर बार ये चेंज हो रहा है और हम इसको चेंज करते रहेंगे, इस चीज को हम हमेशा करते रहेंगे, हम हमेशा थीटा नॉट और थीटा वन के वैल्यू को चेंज करते रहेंगे, कुछ ऐसा करके चेंज करते रहेंगे हम अपने लॉस फंक्शन में। ये हमारा लॉस फंक्शन किसके टर्म में आएगा, ये थीटा नॉट और थीटा वन के ही टर्म में आएगा। एस थीटा एक्स बेसिकली हमारा है क्या, थीटा नॉट प्लस थीटा वन इंटू एक्स है, तो यहाँ पे हम थीटा नॉट प्लस थीटा वन इंटू एक्स लिख देंगे, फिर उसको स्क्वायर करके हमेशा मिनिमाइज करते रहेंगे। जब तुम स्क्वायर करके मिनिमाइज करके देखोगे ना, तो ये थीटा नॉट और थीटा वन हमेशा चेंज होते रहेगा। और थीटा नॉट और थीटा वन है क्या एक्जैक्टली हमारा डब्ल्यू और बी को हम लोग थीटा नॉट और थीटा वन बोल रहे हैं, तो ये हमारा डब्ल्यू और बी चेंज होते रहेगा, ठीक है ना, ये चेंज होता रहेगा। इसको हम लोग कब तक चेंज करेंगे, हम लोग इसको तब तक चेंज करेंगे जब तक ये मिनिमम नहीं हो जाए, ठीक है ना, हमेशा चेंज करते रहेंगे, हर इटरेशन पे इसको चेंज करते रहेंगे, इटरेशन मतलब रेगुलर ही चेंज करते रहेंगे इस वैल्यू को, इस चीज को हम लोग हमेशा चेंज करते रहेंगे। मान लो हमारा एक बार हम लोग इस चीज को किए, थीटा नॉट और थीटा वन हमारा नया आया, फिर इस थीटा नॉट और थीटा वन को फिर से हम लोग इसमें रखे, फिर से लॉस फंक्शन में रखे दोबारा से, एक बार लॉस कैलकुलेट करने के बाद, एक बार ग्रेडियंट डिसेंट लगाने के बाद, ये चीज चलाने के बाद हमारा थीटा नॉट और थीटा वन का नया वैल्यू आया, फिर से उस चीज को हम लोग दोबारा किए, दोबारा करने के बाद फिर हम लोग को नया वैल्यू इस फंक्शन में, लॉस फंक्शन में, थीटा नॉट थीटा वन एस थीटा एक्स इक्वल टू थीटा नॉट थीटा वन इंटू एक्स, फिर से रखेंगे, फिर से मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मतलब फिर से ग्रेडियंट डिसेंट लगाएंगे, और इस चीज को हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक ये कॉन्वर्ज नहीं कर पाए। कॉन्वर्ज मतलब एक ऐसे पोजीशन पे नहीं पहुंच जाए जहां से ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जहां से लॉस और मिनिमाइज नहीं हो सकता है। लॉस और मिनिमाइज नहीं होगा मतलब क्या होगा कि थीटा नॉट और थीटा वन वहीं बदलेगा, मतलब हम इसको थीटा नॉट और थीटा वन हमारा निकलेगा, फिर से लॉस फंक्शन में रखेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे, एक पोजीशन आएगा जहां पे थीटा नॉट और थीटा वन बदलना बंद हो जाएगा, मतलब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद भी ये थीटा नॉट के आसपास ही आएगा, ये थीटा वन के आसपास ही आएगा, ये डिफरेंस जो है ना तुम्हारा माइनस वाला, ये एकदम मिनिमम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तब हम लोग को समझ में आएगा कि और चेंज नहीं हो सकता है, और चेंज नहीं हो सकता मतलब ये लॉस जो है हमारा और मिनिमाइज नहीं हो सकता है। जब ये बहुत छोटा हो जाएगा इसका मतलब क्या, ये तुम्हारा ये टर्म बहुत छोटा हो गया, तभी ना ये थीटा, मान लो थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस दिस टर्म है, ये टर्म तुम्हारा बहुत छोटा हो गया तभी ये चेंज नहीं कर रहा है, ये टर्म छोटा हो गया मतलब क्या, लॉस फंक्शन बहुत छोटा हो गया, लॉस फंक्शन बहुत छोटा हो गया मतलब हम लोग एकदम अपने सही पॉइंट पर पहुंच गए। तो हम लोग को W और B का करेक्ट वैल्यू, मतलब एक तरह से W हमारा थीटा वन है और B हमारा थीटा नॉट है, थीटा नॉट और थीटा वन का करेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, या फिर वो वैल्यू मिल जाएगा जिससे बहुत करेक्ट आंसर हमारा निकल सकता है। तो ये काइंड ऑफ थिंग हुआ। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, हमारा x क्या था, हमारा x एरिया ऑफ हाउस था, और y क्या था, हमारा प्राइस ऑफ हाउस। तो हम लोग बेसिकली इसको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, किसी भी रैंडम वैल्यू के लिए प्लॉट कर रहे थे, एरर निकाल रहे थे, उस एरर में हम लोग कैलकुलस लगा रहे थे, ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहे थे। ग्रेडियंट डिसेंट कुछ नहीं होता है, तुम्हारा दो वेरिएबल के बीच का इक्वेशन होता है जो काइंड ऑफ कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें मान लो तुम्हारा थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस कुछ सम पैरामीटर इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल होता है। और ये अल्फा भी तुम्हारा एक तरह से चेंज होता रहता है, ऐसे अल्फा को तुम 0.1 ऐसे लिया जाता है बहुत बार, बट तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि जिससे बेस्ट वैल्यू तुम्हारा है। एग्जाम्पल क्लियर हो गया है, अब आगे बढ़ जा। हाँ अच्छा हाँ, यहाँ पे तो है ही दिया हुआ। जैसे तुम अगर यहाँ पे इटरेशन पे देखो तो ये यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि इनिशियली जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा वैल्यू था, ये जो तुम्हारा लाइन था या कुछ यहाँ पे था, ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट लगाते रहे, ग्रेडियंट डिसेंट लगाते रहे मतलब तुम्हारा वेट और बायस बदलता रहा,
तो वेट और बायस बदलता रहा तब तक, जब तुम्हारा लाइन यहाँ पे ऐसा कुछ था, जब तुम्हारा लाइन यहाँ पे ऐसा कुछ था, तब जो तुम्हारा सारे प्राइस, हाउस प्राइस से डिफरेंस था, जो सारे हाउस प्राइस से जो तुम्हारा डिफरेंस था, एरर था, वो बहुत ज्यादा था। अब ये जो तुम्हारा फाइनल लाइन है ना, 800 बार ग्रेडियंट डिसेंट लगाने के बाद जो तुम्हारा फाइनल लाइन आ रहा है ना, वो ऐसा पॉसिबल लाइन है जिससे तुम्हारा एरर मिनिमाइज हो जाए। इससे मिनिमाइज एरर तुम नहीं कर सकते हो। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, और इसके लिए जो वेट और बायस रहेगा वो तुम्हारा वेट और बायस तुम्हारा आंसर रहेगा। अब तुम हम लोग हमेशा डब्ल्यू एक्स प्लस बी लगाते रहो, प्राइस ऑफ हाउस तुम्हारा निकलता रहेगा। तो यहाँ तक था मेरा रिग्रेशन का पार्ट। आई होप कोशिश किया हूँ मतलब पूरा क्लियर करने का। ये बहुत बेसिक है, बहुत चीज आगे आता है, बहुत अच्छा अच्छा चीज आता है। तो एक बेसिक साइट मिल गया होगा एआई का तुमको, कैसे मैथ्स लगाते हैं, बहुत बेसिक सा साइट पहले ही मिल गया होगा। तो यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ अर्पित सर को आने के लिए। सो मत कर, स्ट्रीम बंद मत कर। ओके ओके। नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ। हाँ तो गाइस तुम लोगों ने देख लिया होगा कि रिग्रेशन कैसे काम करता है, समझ गए होगे थोड़ा बहुत, तो कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा। तो चलो अब क्लासिफिकेशन को देखते हैं क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन एक और सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही पार्ट है। और क्लासिफिकेशन में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि हमारा जो लेबल या जो प्रिडिक्शन होता है वो क्लासेस के फॉर्म में होता है। या तो वो 0 1 हो सकता है, या 0 1 2 3 ऐसे क्लासेस हो सकती हैं, यस या नो हो सकता है। तो हम बेसिक क्लासिफिकेशन को या तो बाइनरी या फिर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में दो पार्ट में पढ़ते हैं। तो जो बाइनरी क्लासिफिकेशन है उसके एग्जाम्पल हो गए कि जैसे किसी इंसान को डायबिटीज़ है या नहीं है, तो वो या तो होगी या नहीं होगी उस बंदे को, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। या फिर कोई ईमेल है तो वो या तो ईमेल स्पैम होगा या फिर नॉट स्पैम होगा। अब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैं हैंड ड्रॉन डिजिट्स को आइडेंटिफाई करूं, तो वो 0 से 9 में 10 क्लासेस बन सकती हैं उसकी क्लासिफिकेशन के लिए। तो यही होता है क्लासिफिकेशन। तो अ, आज हम सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन ही डिस्कस करेंगे, और उसमें भी जो मैं एग्जांपल दूंगा उसमें एक ही फीचर के बेसिस पे तुम्हें पढ़ाऊंगा, जिससे कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तुम उसके पीछे की थ्योरी और मैथ समझ लो। आदित्य नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये मैं एक डेटा सेट बनाया था ऐसी। तो उसमें क्या है कि एक बैलेंस डेटा सेट है। इसमें टोटल 20 कस्टमर है, और उन कस्टमर कोई पर्टिकुलर आइटम है जो वो परचेस कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि एज वाइज लोग परचेस कर रहे हैं उस आइटम को या परचेस नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स से दैट वी हैव 20 कस्टमर, और उनमें से 10 कस्टमर है जो 10 साल से 19 साल तक हैं और उन लोगों ने परचेस किया है आइटम। और बाकी 10 कस्टमर हैं जो 20 से 29 तक की एज के हैं और उन्होंने परचेज नहीं किया है। तो इस केस में हमारा परचेज जो है वो एक बाइनरी लेवल हो गया कि या तो परचेज होगा तो उसको हमने 1 से डिनोट किया है, और अगर वो परचेज नहीं हो रहा तो हमने उसको 0 से डिनोट किया है। अब देखो नेक्स्ट आ जाता है। आदित्य नेक्स्ट स्लाइड। हेलो नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड। ओके। हाँ तो यहाँ पे देखो, अगर हम अभी तक हमने सिर्फ लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है, तो अगर हम इस पे लीनियर रिग्रेशन का मैंने मॉड्यूल रन किया था, तो ये आई मेरे पास बेस्ट बेस्ट फिट लाइन। तो इसका कुछ ना कुछ वेट या बैसेस होगा, तो उससे ये लीनियर रिग्रेशन की बेस्ट लाइन आई है जो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को लॉस मिनिमम कर रही है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी है कि हम लीनियर रिग्रेशन से क्लासिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो तुम लोग अगर ध्यान से देखो ग्राफ में, तो अराउंड एज 30 के आगे क्या हो रहा है, उसकी प्रिडिक्शन वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। तो वो परचेज तो हम नेगेटिव हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि जैसे या तो 0 है या 1 है क्लासिफिकेशन, तो हमें एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू देनी होती है
सच दैट उसके नीचे के जो भी वैल्यू आ रहा होगा उसको हम ज़ीरो कर देंगे, मतलब परचेस नहीं किया है, या फिर और उसके ऊपर की जो भी वैल्यू आएंगी उन सबको हम वन कर देंगे। अब एक ये तरीका हो सकता है करने का। तो इससे क्या होगा कि लीनियर रिग्रेशन में कितनी भी ऊपर चल जाए, कितनी भी वैल्यू हाई चल जाए या कितनी भी लो वैल्यू चले जाए, तो उससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में। लेकिन इसमें क्या होगा, एक दो प्रॉब्लम्स और आएंगी। आदित्य slide। तो देखो, पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरा जो लीनियर रिग्रेशन होता है वो कंटिन्यूस वैल्यू डिटेक्ट करता है, प्रिडिक्ट करता है, जबकि मेरे को क्लासिफिकेशन में प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है कि किस आइटम की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास में एग्जिस्ट कर सके। तो क्या होता है कि एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है जिससे कि मतलब कैटेगोरिकल वेरिएबल मतलब कि वो क्लासेस में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कंटिन्यूस डेटा नहीं है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है। और उसी को हम कहते हैं कि वो बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। जबकि लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, नॉर्मल या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें तुम देखो, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो उसको क्या किया मैंने, लीनियर रिग्रेशन जो अनबाउंडेड था उसको मैंने 0 से 1 में बाउंड कर दिया। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं 0 से 1 में बाउंड करूंगा तो फिर मैं आराम से एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दे सकता हूँ जिससे नीचे की सारी जीरो होंगी और जिससे ऊपर सारे वन हो जाएंगे। अब मान लो लीनियर रिग्रेशन में ऐसा हो कि पॉइंट्स कुछ कि मैं कोई नया डेटा, नए सैम्पल पॉइंट आ रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, वो सिर्फ वन के बहुत ऊपर वाले आ रहे हैं। तो क्या होगा, मेरा जो थ्रेशोल्ड होगा मेरे को उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, वरना मेरा लॉस इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं हर नए सैम्पल पॉइंट के इंट्रोडक्शन से अगर थ्रेशोल्ड को चेंज करता रहूँगा तो मेरा वो मॉडल ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मैं एक मेरा जो हाइपोथेसिस है मैं उसको बार बार चेंज तो कर नहीं सकता, वरना कभी ट्रेंड ही नहीं हो पाएगा मॉडल। तो इस वजह से एक कांस्टेंट थ्रेशोल्ड रखने के लिए लीनियर रिग्रेशन वो वर्क नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही मैं बात कर रहा था। जैसे इस केस में मैंने एज 60 टू 70 के 10 और कस्टमर का ऐड कर दिया। तो इसमें तुम देख सकते हो कि जो लीनियर रिग्रेशन का बेस्ट लाइन आ रहा था उसके अकॉर्डिंग एज 20, 21 और 22 उनकी वैल्यू आ रही है 0.5 से ऊपर। तो 0.5 से ऊपर आ रही है तो मतलब उन्होंने परचेस किया है, क्योंकि मैंने थ्रेशोल्ड 0.5 लिया है तो उससे ऊपर के सारे हो गए वन वाले। बट जो मेरा ट्रू लेवल था, जो मेरी ट्रू उसकी डेटा सेट में दिया हुआ था आंसर, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने परचेज नहीं किया था। तो ये हमारे इससे लॉस आएंगे। बट अगर यही मैं एक कोई और ग्राफ प्लॉट करके देखूं, तो एक बार नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो मैंने एक नया ग्राफ प्लॉट करके देखा। तो वो क्या कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स को बिल्कुल सही से क्लासिफाई कर दे रहा है। तो क्या कोई बता सकता है, चैट में बताओ कि मैं लीनियर रिग्रेशन के अनबाउंडेड ग्राफ को 0 से 1 में कैसे बाउंड करूंगा? किसी को पता है क्या? तो चैट में बताओ। हाँ, मैं देख रहा हूँ सिग्मॉइड लिखा है दो लोगों ने। बट सिग्मॉइड पता है, मतलब मैं मैथमेटिकल फंक्शन पूछ रहा हूँ, सिग्मॉइड नहीं पूछना चाह रहा मैं। एक मैथमेटिकल फंक्शन पूछ रहा हूँ जिससे मैप करोगे तो वो 0 से 1 में बाउंड होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सही लिखा है, और एक्सपोनेंशियल भी ये बिल्कुल सही लिखा है। क्योंकि क्या होता है, आदित्य नेक्स्ट स्लाइड। देखो, क्या होता है कि अगर मैं ई टू द पावर माइनस एक्स, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, एक ये मैंने फंक्शन ले लिया। तो अब इसमें एक्स को मैं इन्फिनिटी पे लेके जाऊं तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स कहाँ जाएगा, जीरो को जाएगा। तो मेरा वाई वन को जाएगा। और अगर मेरा एक्स माइनस इन्फिनिटी को जाएगा
तो मेरा y कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम, और 0 पे वैल्यू हाफ होगी, तो इसमें तुम देख सकते हो अगर मैं x की जगह एक लीनियर रिग्रेशन का अनबाउंडेड फंक्शन डाल दूं तो वो मेरे को हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आंसर आउटपुट देगा। तो यही मैंने यूज़ किया था जो पिछले वाले में मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, जिससे कि सारी वैल्यू सारी वैल्यू एक्यूरेट आ रही थी। एक बार आदित्य वापस जा। हाँ, तो इस ग्राफ में तुम देख सकते हो कि जो प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू आई है ये एक्चुअली एक प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि कोई भी अगर मेरी वैल्यू 0 से 1 में आ रही है तो मैं उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 22 एज वाला है तो उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है 0.048, तो वो एक्चुअली उसकी 4.8 4.8 उसकी प्रोबेबिलिटी है, 4.8% प्रोबेबिलिटी है कि वो परचेस करेगा। और एक्चुअली वो क्या कर रहा है, मैंने थ्रेशोल्ड लगा के 50%, अगर 50% से वो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी तो फिर वो परचेस नहीं करेगा, और अगर 50% से ऊपर है प्रोबेबिलिटी तो वो परचेस करेगा। तो इसमें देखो जो 20 और 21 और 22 का जो गलत आ रहा था लीनियर रिग्रेशन से, वो अब इस केस में बिल्कुल परफेक्टली सही आएगा, क्योंकि 35% 50% से कम है तो उसको भी हम नॉन परचेजिंग में डाल देंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है लॉस फंक्शन। बेसिकली क्लासिफिकेशन में क्या होता है, लॉस फंक्शन से नहीं टेस्टिंग करते हैं, जो वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका जो लॉस फंक्शन होता है उसको हम लॉग लॉस कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है वो है -y इंटू लॉग ऑफ वाई डैश, -1 - y इंटू लॉग ऑफ 1 - y डैश, जहाँ पे मेरा y डैश जो होता है वो मेरे मॉडल ने जो वैल्यू प्रेडिक्ट की है वो होती है। और अगर मैंने ग्राफ सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया है तो वो हमेशा 0 से 1 में होगा, और तो लॉग की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, तो जो तुम माइनस साइन बाहर देख रहे हो वो ऑटोमेटिकली बाहर प्लस हो जाएगा आपके। ठीक है, और y जो है वो मेरा ट्रू लेवल है जो मेरे को पहले से दिया होता है डेटा सेट में। अ, तो और एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया, कि जो सिग्मॉइड फंक्शन होता है उसी उसको हम लॉजिट फंक्शन भी बोलते हैं, LOGIT, लॉजिट फंक्शन। और बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये होता है कि हमें एक ऐसा कर्व चाहिए जिससे कि लीनियर रिग्रेशन का ग्राफ 0 से 1 में बाउंड हो जाए, और उसी को करने के लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, सिग्मॉइड फंक्शन। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टमैक्स फंक्शन होता है एक, वो तुम डीप लर्निंग में आगे पढ़ोगे। तो ऐसी मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जिसको यूज़ करके हम 0 से 1 में बाउंड कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा आराम से देखना। क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली जो लॉस होता है उससे नहीं करते हैं, हमारे पास और बेटर मेट्रिक्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम उनकी एक्यूरेसी निकालते हैं। तो जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है, इट इज़ यूज्ड टू स्टडी हाउ वेल आवर क्लासिफिकेशन मॉडल इज परफॉर्मिंग एंड द प्रिडिक्शन इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल टारगेट्स। तो इस मैट्रिक्स में 4 आउटकम्स होते हैं। अगर तुम बाइनरी क्लासिफिकेशन लोगे तो उसमें 4 ही आउटपुट तो हो सकते हैं, कि या तो मैंने जो प्रिडिक्ट किया और जो ट्रू वैल्यू थी वो सेम आ गई, या फिर जो प्रेडिक्ट किया और ट्रू वैल्यू थी वो अलग आ गई, तो उसके 2 केस हो सकते हैं। और जो मैंने जो प्रिडिक्शन था उसका उल्टा है, मतलब अगर मैंने आंसर में अगर डॉग था पहले से और मैंने उसको कैट कर दिया, तो इसमें 4 चीज़ होती हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव।
लेट से दैट ओरिजिनल में आंसर मेरा कैट था, एक किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की एक्चुअल वैल्यू कैट थी और हम हमारे मॉडल ने भी कैट प्रिडिक्ट करी, तो दैट विल बी ट्रू पॉजिटिव। बट अगर ओरिजिनल वैल्यू कैट थी और मैंने उसको डॉग प्रिडिक्ट किया तो वो फॉल्स नेगेटिव होगा और उसको टाइप 2 एरर कहते हैं। एंड अगर एक्चुअल वैल्यू डॉग थी और हमने प्रेडिक्ट कर दी कैट तो वो फॉल्स पॉजिटिव होगा और उसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। और अगर नेगेटिव वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू डॉग थी और हमने हमारे मॉडल ने भी डॉग प्रेडिक्ट किया, देन इट विल बी ट्रू नेगेटिव। तो हमारा करेक्ट प्रेडिक्शन जो हुआ मॉडल का वो हुआ ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। तो एक्यूरेसी जो होती है वो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल प्रेडिक्शंस। तो वो हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। तो ये मेरा एक्यूरेसी, जैसे जो 3, 1, 2 और 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उस केस में एक्यूरेसी हो जाएगी 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 + 1 + 2 + 4, तो वो एक्यूरेसी होगी। तो इसी हिसाब से हमारे पास 3 और मैट्रिक्स होते हैं, प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर। तो जो प्रिसीजन होता है वो होता है रेशियो ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। तो वो क्या हो जाएगा, जो प्रिसीजन, रिकॉल और F1 स्कोर होता है वो हर क्लास का यूनिक होता है, हर क्लास के लिए अलग से कैलकुलेट करते हैं। जबकि जो एक्यूरेसी होता है वो हर एक पूरे मॉडल के लिए एक सिंगल वैल्यू होती है। तो इसमें जैसे अगर हम प्रिसीजन कैलकुलेट करेंगे, जो राइट वाला एग्जांपल है, तो वो क्या हो जाएगा, कैट के लिए अगर मैं प्रिसीजन कैलकुलेट करूंगा तो ट्रू पॉजिटिव उसका 3 डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव का, तो 3/3 + 2 दैट इज 3/5 हो जाएगा। सिमिलरली मैं प्रिसीजन निकाल सकता हूँ डॉग के लिए, तो डॉग के लिए जो प्रिसीजन होगा वो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 + 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आदित्य। अब देखो ये एक बड़ा डेटा सेट था, तो इसमें तुम चेक भी कर सकते हो कैलकुलेट करके कि फॉर्मूला जो है वो सही फिट बैठ रहा है। 0 क्लास है, एक 1 क्लास है, और जो रोज होती है हम उसमें एक्चुअल वाली वैल्यू डालते हैं जो डेटा सेट में दी होती है, और जो कॉलम्स होते हैं उसमें हमारी प्रिडिक्टेड मॉडल की प्रिडिक्टेड वैल्यूज आती हैं। तो अगर मैं 0th क्लास की प्रेसिजन निकालूं तो वो हो जाएगा 231 डिवाइडेड बाय 231 + 44, तो वो 0.84 के राउंड आएगा। और सिमिलरली अगर तुम प्रेसिजन निकालोगे क्लास 1 का, तो वो आना चाहिए 18 डिवाइडेड बाय 18 + 7। अब सिमिलरली अगर तुम रिकॉल की डेफिनेशन देखो एक स्लाइड पहले आदित्य, यहाँ तुम रिकॉल की डेफिनेशन देखो, रिकॉल लिखा है रेशियो ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन द एक्चुअल क्लास। तो इस केस में रिकॉल क्या है, रिकॉल बता रहा है मेरे को कि मेरा ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव होगा। जो मैंने मेरी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए रिकॉल में अगर मैंने उसकी मतलब करेक्ट प्रेडिक्टेड वैल्यू निकाल ली, दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर क्लास की टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस थे। तो इस एग्जांपल में कैट के लिए रिकॉल क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1, तो वो 3/4 हो जाएगा। क्या हुआ अर्पित, सबको कैलकुलेट मत कर, छोड़ दे, ओके आगे का छोड़ दे, मतलब सब कैलकुलेट ना करा, इसके बाद हाँ हाँ। आदित्य नेक्स्ट स्लाइड। तो तुम लोग ये पूछ सकते हो कि अगर सिर्फ एक्यूरेसी से हम काम क्यों नहीं चला सकते, हमें ये बाकी तीन मैट्रिक्स की क्या ज़रूरत है। तो क्या होता है कि
हमारा डेटा सेट अगर इम्बैलेंस्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा सेट ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है हमारे पास, और सेकेंड क्लास के लिए मेरे पास रिजल्ट्स कम है। लेट से मेरे पास कुछ 90% डेटा मेरा एक क्लास के लिए है, और बाकी 10% डेटा मेरा एक क्लास के लिए है। तो उसकी ऐसी पॉसिबल है कि उसकी एक्यूरेसी तो हाई आएगी, लेकिन सेकंड वाली क्लास के लिए प्रिसिजन और रिकॉल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि प्रिसिजन और रिकॉल ज़्यादा कम ना हो। लेट से अगर कोई मेडिकल मेडिकल का हम प्रैक्टिकल केस ले रहे हैं, मान लो कैंसर प्रिडिक्शन है कि बंदे को कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर बंदे को एक्चुअली कैंसर है, और और उसको मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि कैंसर नहीं है, तो वो तो वो तो एक्यूरेसी के हिसाब से आया। तो उससे क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ प्रिसाइज इज द मॉडल फॉर ईच क्लास। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैंसर अगर था, कैंसर की क्लास, अगर क्लास है कि यस द पर्सन हैज कैंसर, तो उस क्लास का कितना प्रिसीजन है, और अगर द पर्सन डज नॉट हैव कैंसर, इस वाली क्लास का कितना प्रिसीजन और रिकॉल है। तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं गलत आएगी। इसी वजह से तो इस वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इतना ही बताऊंगा अभी मैं, और ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना चाहता। So now Tamogno will take over from here. डरो मत लॉजिक रिग्रेशन का थ्योरी देख के, थोड़ा है समझोगे तो इसमें, समझ में आ इसकी जाएगा। थ्योरी हाँ, थोड़ी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। काइंड ऑफ पहला चीज होता है ना क्लासिफिकेशन में, so इसका थ्योरी बेस थ्योरी होता है सब कुछ समझने के लिए, तो इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तमोग्नो, स्क्रीन प्रेजेंट तमोग्नो को दे दूं ना? हाँ हाँ। ओके, so I'm going to stop my sharing. Tamogno will take over now. Okay. हाँ, दिख रहा है ना सबको? हाँ सही है। हाँ दिख रहा है। Okay, so guys, so let's start with deep learning. So neural networks और deep learning तो एक साथ ही चलते हैं, सबको ही पता है। तो the first question जो आपके माइंड में आएगा ये होगा कि deep learning यूज क्यों करते हैं? मशीन लर्निंग पे इतना कुछ हो रहा है, तो deep learning का क्या ही मतलब है? इसका आंसर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वैसे, बट सिंपल टर्म्स पे ये बोल सकते हैं कि देखो, रियल वर्ल्ड पे जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे हमने बात किया था लीनियर रिग्रेशन के बारे में, जहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं। नहीं तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी होता है, जहाँ पे हम कोई पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, साइन एक्स, कॉस एक्स, जो भी हो सब कुछ हम फिट कर सकते हैं। बट रियल लाइफ पे हम ऐसा थोड़ी देखते हैं कि साइन एक्स या कॉस एक्स ऐसा टाइप का पैटर्न थोड़ी देखते हैं। जैसे क्लॉक का एग्जाम्पल लो, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉक। एक क्लॉक और दूसरी, तू एक ग्रैंडफादर क्लॉक को देख और एक छोटा सा वॉल हैंगिंग क्लॉक को देख, कितना डिफरेंस है दोनों में। अगर तू पिक्चर्स लेगा दोनों का, तो पिक्सल वैल्यूज दोनों इमेजेस के बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होंगे। बट सब तो क्लॉक ही है ना, हमारा ब्रेन तो सबको क्लॉक हिसाब से क्लासिफाई कर देता है। तो ऐसे टाइप के पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स काम पे आते हैं, जो मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के पैटर्न्स है, और मतलब कोई प्रॉपर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो न्यूरल नेटवर्क्स हम इसे और ये कैसे काम करता है वो हम इसके बाद समझेंगे। तो चलो हम ये वाला एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले डिस्कस करते हैं। यही है वो हाउसिंग प्राइस जो हम बोले थे, पहले रिग्रेशन वाला करते हैं। तो कंसिडर अ डेटा सेट जिसपे 3 फीचर्स है, ठीक है। साइज ऑफ द अपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट और वॉट एवर द यूनिट, डजंट मैटर। नंबर ऑफ बेडरूम्स 1 2 3 जितना भी हो सके, और डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी हब। एक्चुअली लोकेशन होता है, लोकेशन पे स्ट्रिंग्स और बहुत कुछ होता है, बट सिंप्लिसिटी रखने के लिए बस डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी हब रखो। तो ये 3 तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो नाउ वी हैव टू बिल्ड अ रिग्रेशन मॉडल जो उसका प्राइस प्रेडिक्ट कर सके, बस ये 3 चीज से। तो ये वैसे मशीन लर्निंग लीनियर रिग्रेशन से भी होता है, बट न्यूरल नेटवर्क से हम ये करेंगे। तो
मैं ये समझाने के लिए मेरा एक ब्लॉग है, ये इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क करके मैंने लिखा था बहुत पहले, तो मैं ये रेफर करने वाला हूँ। इस पे इम्प्लीमेंटेशन मैं शेयर कर दूंगा ये ब्लॉग, जिसको पढ़ना होगा। इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच इन पाइथन भी है, बट वो अभी के लिए मैं नहीं समझाऊंगा, वो बाद में तुम लोग को पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने समझाया कि न्यूरल नेटवर्क क्यों यूज करते हैं और ये सब, तो ये सब मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो छोड़ देते हैं। चलो, व्हाट इज द न्यूरल नेटवर्क? So this is the first question that must come to your mind. Look at this structure. It somehow looks like the interconnection of neurons in your brain, right? There are 1, 2, 3, 3 neurons, 2 neurons, all are interconnected like this. Basically, this is an example of a neural network in its extremely simplest form. So what happens here? These are all layers. This one is the input layer. We call this the input layer, and this is the output layer. Whatever the features we have in our data set, they are fed into this. This is the suppose the x1, we will feed the size in square feet of the apartment to this. In x2, we'll feed the number of bedrooms. In x3, we may feed the distance from the city hub. So we'll feed these three here, and the prediction, the price that is predicted, that is obtained here. This is the output layer. So now the question that should arise in your mind is, then what are these? These are known as the hidden layers. They do some computations that we ourselves don't know. Like, these are not well defined. Like, they just do some computation. Just think about that. They just do some computation. So these are known as the first hidden layer, this one. And this is the second hidden layer. I've represented this with a capital A and this with a capital B. And these features as x1, x2, x3, and the prediction as ypred. So hopefully you won't have a problem. So, and now the thing is that this neural network, this has 3 layers, okay, not 4. This is the biggest confusion that many people first have, that there are 1, 2, 3, 4, there are 4 layers. So why do we see 3? This input layer, this is not counted. We do not count the input layer because it does no computation. It just stores the features. The computations are done by this as well as this. These 3 layers do the computation, the hidden layers and the output layer. So this neural network basically has 3 layers. The first hidden layer, the second hidden layer, and the output layer. So hopefully that is clear. So if you have any doubts, then just ask in the chat. Hardik sir will answer them. So that is basically what I've explained. Now the thing is, what do these neurons do? So a neuron is nothing. A neuron just holds a value. Let's explain like this. So suppose this is the neuron I'm talking about. This neuron will be connected to all the neurons in the previous layer with some particular weight. So suppose this is W11, this is W12, this is W13. Then these are just connected to all the neurons in the previous layer, and this will just do some computation. Now, what is the computation? So now let me show you. Can you see this? These two equations. These are the computations. There are actually 2 steps to this. First is this one. These W11s, W12s, W13s, these are known as the weights. The weight times the first feature plus the second weight times the second feature plus the third weight times the third feature, and added with a bias. So like this. This weight, there's a weight here. This weight times x1 plus this weight times x2 plus this weight times x3. And then add it with a bias, which is represented as B1. I've represented the bias of this first layer as B1. The weight, this is actually represented as a matrix I'll be discussing later. I've called that as W1 and the bias as B1. Similarly, for the second layer, the weight matrix is W2, capital W2, and bias is small b2. And for the third layer, capital W3, small b3. So what W11, this thing represents here, is the connection between the neuron, the Wij. Basically what Wij means is the connection between the ith neuron in the current layer to the jth neuron of the previous layer. So suppose I'm talking about W12. Then W12 basically means W1. What I said already, current layer. So this is the current layer. So W12. So one of the current layer. So this is the first neuron of the current layer, and two second neuron of the previous layer. This is the second neuron of the previous layer. So this one is W12. So this is W11, this is W12, this is W13. Where's the pointer? I can't see it here. Anyways,
This is W11, W12, W13. So this is how it happens. Similarly for this one is going to be W21. This is going to be W22. This is going to be W23. So this is how the matrix is created. So I'm going to show you the matrix later. First, let's focus on this. So the function that this neuron, particular neuron calculates, this is the function of this neuron, this A1, this neuron. So the function that it calculates is this thing, W11 times X1, W12 times X2, W13 times X3, and a bias. So this and bias, yeah, Bij. What Bij represents is this represents the layer number, and this represents the neuron number. So B11 means B1, the first one will mean the first layer, and the second one will mean the column, the one I mean, that will be in the first. Suppose I said BW, suppose I said 21, then it would mean the second neuron of the first layer. Hopefully that is clear. Actually not W, oh, I meant B12, sorry. Then let me repeat that again. I know it's confusing. Bij, what Bij basically means is the ith layer. This I will mean the ith layer, and J will mean the jth neuron. So suppose I say B12. This is the bias that's going to be associated with B12, A2, because this B12, first layer, second neuron. So first layer, second neuron. Similarly, this is going to be B21. This is going to be B22. This is going to be B31. Hopefully that's clear to you. So this is the first step of the computation. This is some function. This function is determined by these weights and biases, whatever the system gives it. And then after this is done, we'll pass it through the activation function. Now this activation function I have represented using G. There are many types of activation functions which we use sigmoid. This sigmoid function we used in logistic regression, 1 divided by 1 plus e to the power negative x. This converts the results into a nice interpretable form. The results that are very low in number will approach 0, and those are very high in number, they will approach 1. So this is one activation function used. But in neural networks, the main activation function that is used is this, ReLU. ReLU is defined as this. It's the short form of rectified linear unit. It's defined as max of 0, x. हाँ बोल. मैं बोल रहा हूँ कि एक बार पूरा ऊपर से बता दे, पूरा डिटेल में मत जा, वैसे ही कम बच्चे पूरा ऐसे मतलब ठीक है ट्रीट कर ले. अच्छा ठीक है फिर देख रेलू. सो व्हाट रेलू डज, सो रेलू क्या है बेसिकली, अगर जो नेगेटिव इनपुट्स है उनको 0 पे पहुंचा देगा, क्योंकि 0, नेगेटिव नंबर का मैक्स 0 होगा, और जो पॉजिटिव होगा वो y इक्वल्स टू x फॉलो करेगा. तो यहाँ पे एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है दिख रहा है, तो ठीक है, उसको उस पॉइंट पे तुम पूछोगे कि डिराइवेटिव क्या होता है, तो वो मैं बाद में देखता हूँ. और ये क्यों यूज होता है ज्यादा, क्योंकि मतलब इसका सैचुरेशन देख रहे हो, यहाँ पे ग्रेडियंट कितने कम है, और ग्रेडियंट डिसेंट पे हम ग्रेडियंट से ही ट्रैवल करते हैं, मतलब इसके हम नीचे ट्रैवल करते हैं, इस पे ग्रेडियंट कितना बहुत कम है, तो इसलिए ये इसका लर्निंग जो होता है बहुत स्लो होता है. इसका लर्निंग अभी के लिए ये समझने का जरूरत नहीं है कि क्यों स्लो होता है, क्या होता है, बस समझ के रखो कि इसका लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स पे स्लो होता है, इसलिए हम कम यूज करते हैं. रेलू ही ज्यादा यूज होता है. एक और वेरिएंट है लीकी रेलू करके, जो मतलब ये 0 नहीं होता है, इस पर थोड़ा सा एक स्लो फैलो रहता है इसका, वो वैसे ज्यादा यूज नहीं होता, बट वो भी यूज कर सकते हो. जो भी हो तो यही होता है बस. फिर हाँ, तो अब मैं वो दिखा देता हूँ. ये है फॉरवर्ड प्रोपागेशन. तो ये जो मैंने बेसिकली स्टेप बोला, इसको फॉरवर्ड प्रोपागेशन बोलते हैं. ये शिब्लू वान ब्राउन के वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है, देख सकते हो. सो हम क्या करते हैं, ये जो है ये एक्टिवेशंस है, ठीक है, प्रीवियस न्यूरॉन्स के एक्टिवेशंस है, मतलब वैल्यू जो होल्ड कर रहा है, तो हम इसको एक कॉलम मैट्रिक्स पे हम रखते हैं ऐसे टाइप का, और जो वेट्स है, जो सारे नेक्स्ट लेयर के वेट्स है, वो ऐसा टाइप का ऑर्गेनाइज करके रखते हैं. 0 0 0 1 0. ये जो एक रो है, ये सारे वेट को स्टोर करता है एक न्यूरॉन से, उसके पहले जो भी है, इसको हम ऐसे स्टोर करते हैं. फिर तुम देखो, अगर तुम, और ये बायस जो है ये भी कॉलम पे है, B0 बायस एक कॉलम, B1 कॉलम, ऐसे टाइप का. तो देखो एक सुंदर चीज यहाँ पे होता है, तुम जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, और मल्टीप्लाई करके जब ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेयर के सारे वैल्यूज दे देता है, और फिर तुम जब उस पर सिग्मॉइड या जो भी एक्टिवेशन फंक्शन लगाओगे तो इसका एक्टिवेशन आ जाएगा. तो ये तो ऐसे नॉर्मल इंप्लीमेंट होता है न्यूरल नेटवर्क. ऐसे एक वेट का मैट्रिक्स होता है, और एक एक्टिवेशन का होता है, और एक बायस का मैट्रिक्स होता है. वेट का मैट्रिक्स और बायस का मैट्रिक्स, इसको मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे क्या
यहाँ पे बोला था W1 मैट्रिक्स, तो दिस इज एक्चुअली द W1 मैट्रिक्स एंड दिस इज द स्मॉल b1 मैट्रिक्स। तो यस, और बस यही है। और इसके बाद तो क्या, बस अब ये करना है। हाँ, अब चलो मैं एल्गोरिदम भी बता देता हूँ थोड़ा बहुत। अब एक बार, अब यही मतलब यही प्रोसेस चलता रहता है, यही प्रोसेस चलता रहेगा। ये कैलकुलेट करेंगे, फिर ये हो गया तो इससे ये कैलकुलेट करेंगे, फिर लास्ट पे आउटपुट तक आएंगे। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन, कि पहले जो लेयर्स है इसके वैल्यू से नेक्स्ट वाला लेयर का वैल्यू कंप्यूट करना। ये जो दो इक्वेशन मैंने लिखे हैं, ये, हाँ ये वाला, a इक्वल्स टू जी ए, b इक्वल्स जी ऑफ w2 टाइम्स a प्लस b2 और y परेट जो ये है, इसको, ये तीन इक्वेशन है, इसको फॉरवर्ड प्रोपगेशन भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास पहले लेयर के एक्टिवेशन है और उससे हम नेक्स्ट के हम एक्टिवेशन डिटरमाइन कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड जा रहा है ये वैल्यूज, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन। तो सही है, फिर इसको फॉरवर्ड प्रोपगेशन बोलते हैं। तो हम एल्गोरिदम क्या होता है न्यूरल नेटवर्क्स का, पहले हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते हैं, हमारे पास x1 x2 x3 दिया है, हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन करके यहाँ तक पहुंचेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, लॉस निकालेंगे। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्राइसिंग का बात, ये प्राइसिंग, हाँ हाउस प्राइसिंग में डिस्कस कर रहा था, तो उसपे हम लीनियर रिग्रेशन का जो कॉस्ट फंक्शन पढ़े थे, कहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा मैंने, हाँ 1/2m समेशन y परेट माइनस y2 स्क्वायर, यही हम यूज करते हैं यहाँ पे रिग्रेशन के लिए यूज होता है। तो यही हम यूज करेंगे, लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज बहुत टाइप के चीजों से होता है, तुम्हारे ग्रेडियंट डिसेंट कॉमन टेक्निक है, बट बाद में जाके पता चलेगा कि और भी बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। एडम होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एडम, और भी बहुत सारे हैं, अभी इस सब पे नहीं जाएंगे, बस वही मतलब डिक्रीज करना है फिर, और ऐसे ही। तो उसके बाद जो होता है इसको बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। अब बैक प्रोपगेशन बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम है ये, मतलब इसलिए बहुत ज्यादा मतलब कोर मैथमेटिक्स रिलेटेड है ये, कैलकुलस एक्चुअली बहुत यूज होता है, कैलकुलस मैट्रिक्स कैलकुलस टू बी स्पेसिफिक। तो ये बहुत डीप लर्निंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं जिनको मतलब बैकड्रॉप आता भी नहीं है, मतलब ऐसा टाइप का, ये मतलब इतना ही मैथमेटिकल है। तो बैक प्रोपगेशन मैं थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ। बैक प्रोपगेशन क्या होता है कि इसमें एक वेट है, तो ये वेट हम एडजस्ट, एक्चुअली मैं वीडियो ही दिखा देता हूँ, वही बेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा भी है, पढ़ सकते हो बाद में। ये होते इक्वेशन बैक, तुम देख ही सकते हो 3 इक्वेशन थे फॉरवर्ड प्रॉप के और इतने सारे हैं बैक प्रॉप के, तो वही मतलब बैक प्रॉप थोड़ा भारी पड़ता है और हम करते भी नहीं है, बिकॉज फ्रेमवर्क के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो भाई भाई जाता भाई है। सुन एनीवेज मैं दिखा देता हूँ, हाँ एनीवेज मैं दिखा देता हूँ बैक प्रॉप हेलो का जो भी होता है। हाँ बोल। मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं, उनको ऐसी ओवरऑल ऊपर से बता दे, क्योंकि भी वो ऐसे भी जाके देख लेंगे, उनकी सीसी क्लास तो वो भी बाद में अटेंड कर सकते हैं। वही ऐसे मैं भी क्या वही ही सोच रहा, करेंगे, ठीक है फिर, हाँ वही इतने देखो से यहाँ चल। पे वीडियो है, ये छिब्लू वन ब्राउन का चैनल पे है, ये थर्ड वाला वीडियो है, ठीक है, व्हाट बैकड्रॉप एक्चुअली डज, ये देख लेना, बहुत अच्छा आइडिया होगा बैकड्रॉप का, क्योंकि बैकड्रॉप का कंटेंट मतलब बहुत कम ही मिलेगा तुम्हें अच्छे, क्योंकि बैकड्रॉप थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। सो बट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि करना नहीं है। बैकड्रॉप नहीं करोगे तो मतलब न्यूरल नेटवर्क मतलब आधा आधा टाइप का लगेगा कि क्या ही हो रहा है, ब्लैक बॉक्स टाइप का लगेगा। तो वही मतलब यू शुड डू बैकड्रॉप, वही मेन चीज है। बहुत जन करते नहीं है, बट अगर तुम्हें अच्छा मतलब मॉडल्स बनाना है, मतलब अच्छा तुम्हें समझना है तो करना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, मैं ज्यादा नहीं बोलने जा रहा, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे वेट्स और बायसेस होते हैं, हम इनको एडजस्ट करते हैं इन सच अ वे कि ये कॉस्ट मिनिमाइज हो, बस, और कुछ नहीं है। सपोज ये यहाँ पे एक वेट है, ये इसके बीच का कनेक्शन है। अब सपोज ये मतलब बहुत ही कुछ उल्टा पुल्टा रिजल्ट दे रहा है, तो हम इन वेट्स और बायसेस को एडजस्ट करते हैं ताकि ये मतलब प्रॉपर फीचर्स इनसे एक्सट्रैक्ट कर सके और कुछ प्रॉपर आउटपुट दे सके। तो बेसिकली बैकअप यही है, हम ये वाला जो आउटपुट है इससे हम पीछे मतलब प्रोपेगेट करते हैं, ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। ग्रेडियंट एक्चुअली बैकवर्ड्स कैलकुलेट होता है यहाँ पे, मतलब हम इस वैल्यू को यूज करते हैं, डेल जे बाई डेल इस वेट का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं, इस वेट का ये हो जाए, फिर इन सब का कैलकुलेट करते हैं, फिर इन सब का, इसलिए इसको बैकटॉप बुलाया जाता है। हम ग्रेडियंट्स को बैकवर्ड प्रोपेगेट करते हैं और फिर बस ग्रेडियंट डिसेंट या जो भी एल्गोरिथम में लगा देते हैं। तो बैकटॉप बाद में देख सकते हो, बैकटॉप एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है और वही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ा, देख सकते हो। और बस यही है। और चलो एक तो एप्लीकेशन ये हुआ, अब इसके बाद में एक और एप्लीकेशन दे रहा हूँ, ये मतलब यही मतलब इंटरेस्टिंग काम है। देखो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसमें ये मतलब डीप लर्निंग का हेलो वर्ल्ड टाइप का समझ लो, एमनिस्ट डिजिट क्लासिफिकेशन। वी हैव अ लेबल डेटा सेट, एमनिस्ट पे क्या होता है, 70,000 इमेजेस है 28 बाय 28 पिक्सल साइज के, और एक इमेज जो है ग्रे स्केल हैंड रिटन डिजिट है, ग्रे स्केल है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट है। ग्रे स्केल इमेज कैसा होता है,
28/28 इस केस पे 28/28 एक मैट्रिक्स होगा, एक इमेज एक मैट्रिक्स टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है मेमोरी पे, और एक मैट्रिक्स पे वैल्यू होगा 0 से 255 का वैल्यू। तो वो वैल्यू जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ज्यादा व्हाइट है, और जितना ज्यादा लो होगा उतना ज्यादा डार्क है। तो ऐसे मतलब 0 को तुम पिच ब्लैक समझ लो, और 255 मतलब पूरा व्हाइट, ऐसा टाइप का होता है। अब कलर इमेजेस पे RGB होता है, सुना होगा बहुत जन, उस पे 3D मैट्रिक्स होता है, मतलब यहाँ अगर फुल हुआ तो 28/28/3 होता है वो, बट वैसे भी उस पे नहीं जाएंगे, अब सिंपल ये वाला केस ही देखो। तो इसका अच्छा ये वाला नेटवर्क आर्किटेक्चर इसका कैसे होगा, ये तो बहुत ही सिंपल था, मैंने जो समझाया था बहुत छोटा था। रियल एक्चुअली ये भी सिंपल है, बट ऐसा ही टाइप का होता है मतलब रियल लाइफ पे नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब ये बहुत बड़ा लगेगा तुमको, बट यही होता है। इसमें क्या है, देखो 28/28 है, एक एक पिक्सल एक एक फीचर है, ठीक है, हमको फीड करना है एक एक पिक्सल का वैल्यू। तो नंबर ऑफ फीचर्स कितने होंगे, 28² कितना होता है, 784 होता है। तो 784 न्यूरॉन्स रहेंगे फर्स्ट इनपुट लेयर पे, और लास्ट पे आउटपुट पे कितना रहेगा, देखो 0 हम क्या करेंगे 10 रखेंगे, ठीक है। लाइक नॉर्मली क्लासिफिकेशन में जितने सारे क्लासेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ नोड्स होते हैं आउटपुट लेयर पे, ये क्लासिफिकेशन के लिए है, ठीक है। तो सपोज ये 0 न्यूरॉन ये क्या करेगा, ये वो वैल्यू इसका वैल्यू डिनोट करेगा कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि मशीन सोच रहा है कि ये डिजिट 0 है। 1 क्या होगा, कितना प्रोबेबिलिटी है कि मशीन डिटेक्ट कर रहा है कि ये 1 है। मशीन क्या प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी मतलब मशीन कैलकुलेट कर रहा है कि ये 1 होने का प्रोबेबिलिटी है, तो ये 2 होने का, 3 होने का, ऐसे 9 होने का, ऐसे प्रोबेबिलिटी है। तो ये ऑफकोर्स 0 से 1 ही होगा सबके भाई, मैंने बोला था अगर सिग्मॉइड हम यूज करेंगे तो सिग्मॉइड यूज करते हैं वैसे क्लासिफिकेशन पे ज्यादा, लेकिन 0 से 1 ही, 0 से 1 एक्चुअली सॉफ्टमैक्स यूज होता है यहाँ पे, बट सॉफ्टमैक्स पे मैं जाना नहीं चाहता, तो सिग्मॉइड ही सोच लो। 0 से 1 के बीच में वैल्यू होल्ड करेगा ये सब। तो 1 मतलब पूरा मतलब मशीन श्योर है कि ये वही है, मतलब सपोज यहाँ पे 9 पे 1 है तो मतलब मशीन श्योर है कि ये 9 है, और अगर 0 पे 1 है मतलब मशीन श्योर है कि ये 0 है, ऐसा टाइप का। तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि इस पे 9 है, और देखो कंप्यूटेशन ऐसा होता है, ये पहला जो लेयर होता है वो सिंपल सिंपल फीचर्स डिटेक्ट करता है, और इसके बाद वाला थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स डिटेक्ट करता है, फिर मतलब फीचर्स और पैटर्न्स डिटेक्ट करता है, फिर इसके बाद ही जाके प्रेडिक्शन होता है। तो तुम इस नेटवर्क को समझ सकते हो कि डिटेक्ट कर रहा है कर्व्स डिटेक्ट कर रहा है, या फिर स्ट्रेट लाइन्स डिटेक्ट कर रहा है इमेज में से, ये वाला नेटवर्क ऐसे सोच सकते हो, वो वेट्स डिटरमाइन करते हैं। फिर इसके बाद वाला नेटवर्क सोच सकते हो कि सर्कल्स डिटेक्ट कर रहा है, या फिर कर्व्ड लाइन, या फिर हाइपरबोलास, पैराबोलास, जो भी हो वो ऐसा टाइप का डिटेक्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद ये वाला उसके जो एक्टिवेशन होंगे उनसे करस्पॉन्डिंग ये फायर होंगे। तो ऐसे होता है डिजिट क्लासिफिकेशन। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के थ्रू ऐसे होता है, फिर बैकवर्ड प्रोपेगेशन करके उसका लर्निंग होता है, वेट्स बायसेस को एडजस्ट किया जाता है। तो बस यही है। और हाँ, एक चीज मैं दिखा देता हूँ तुम सबको, मैंने एक बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने बोला था ये थोड़ा कोड है, ठीक है, मैंने बोला था कि फ्रेमवर्क्स यूज होता है डीप लर्निंग में काम सिंपल करने के लिए। ये बस एक एग्जांपल है, मैंने जो बोला हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन का। देखो मैंने एक्चुअली क्या किया है, मैं जब पहले सीख रहा था पाइथन तो मैंने ट्राई किया था इम्प्लीमेंट करने को, मतलब फ्रेमवर्क्स के वगैरह, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। ये देखो ये 100 लाइन्स के अराउंड का कोड है न्यूरल नेटवर्क का, और ये मैंने फ्रेमवर्क से बाद में किया था। ये वाला पार्ट छोड़ दो, यही मॉडल है न्यूरल नेटवर्क का, मॉडल यही है। तो ये 14 या 15 लाइन का कोड है, तो डिफरेंस देखो मतलब कितना इजी बन जाता है। इसपे मुझे मैथमेटिक्स सब कुछ मुझे खुद से करना पड़ रहा है, इसपे मैथमेटिक्स, बैकवर्ड प्रोपगेशन सब कुछ मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है, फॉर प्रोपगेशन, कंप्यूट कॉस्ट, बैकवर्ड प्रोपगेशन, अपडेट पैरामीटर्स, सब कुछ मुझे, कंप्यूट एक्यूरेसी, सब कुछ मुझे डिफाइन करना पड़ रहा है। बट डीप मतलब फ्रेमवर्क्स अगर तुम यूज करोगे बस इतना सा काम है, कुछ नहीं है। ये वाला तो मैंने विजुअलाइज करने में दिखा रहा हूँ, बट यही मतलब कोड है, इतना सा कोड हो जाता है। और ये वाला एक्चुअली इससे, ये वाला कोड एक्चुअली इससे 1000 गुण ज्यादा, ये मॉडल एक्चुअली इससे 1000 गुण ज्यादा बड़ा है, बट इसका कोड इतना छोटा है। तो वही मैं एक बार रन करके इस पे दिखा देता हूँ, ये डिजिट क्लासिफिकेशन का ही कोड है, कोड समझने का जरूरत नहीं है अभी, बस देखो काम, थोड़ा वर्किंग देखो, ठीक है। हाँ देखो ये इमेजेस है, ठीक है, मैंने बस रैंडमली 10 इमेजेस उठा लिए हैं अपने ट्रेनिंग सेट से। ये 6 है, देखो 28/28 रेजोल्यूशन है, ठीक है, तो ऑफकोर्स थोड़ा ब्लर हो गए। देखो 6 है ये, समझ में आ रहा है ना, 6, ये 2 है, 3 है, 2 है, ये क्या है, 5 है, ये 9 है, 7 है, 4, 1, 6। बहुत ही खराब रेजोल्यूशन है, बट ये 28/28 ऐसा ही होता है। तो भाई चलो ये हाँ अब एक बार ट्रेनिंग, अरे 2 मिनट रुक, एक बार ये ट्रेनिंग देख ले एक बार।
देख लो ये ट्रेन हो रहा है मॉडल अब, ठीक है। इपॉक बोलते हैं मतलब एक पूरा आइटरेशन ओवर द एंटायर डेटा सेट। तो मैंने 10 इपॉक लगाया है, तो देखो लॉस देखो डिक्रीज हो रहा है, 0.1872 था, नेक्स्ट इपॉक पे 0.07, नेक्स्ट पे 0.05, देखो कितना डिक्रीज हो रहा है, एक्यूरेसी भी बढ़ रहा है। जितना ज्यादा लर्न करेगा उतना ज्यादा बढ़ेगा, एक पॉइंट तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद जब भी मिनिमा के आसपास हिट कर जाएगा फिर एक हॉवर करना शुरू कर देगा, मतलब फिर मतलब ज्यादा इंक्रीज चेंज नहीं होगा, वो दिखेगा तुम्हें लास्ट पे। होने दो ये कंप्लीट। देखो कैसे इंक्रीज हो रहा है, 0.94 स्टार्ट हुआ, अब 99% तक पहुंच गया, ये ट्रेनिंग सेट के ऊपर एक्यूरेसी है, देखो बस बढ़े ही जा रहा है। ये वैसे सिंपल प्रॉब्लम है इसलिए इतना जल्दी हो रहा है, ज्यादातर डीप लर्निंग पे तो घंटे तक भी चल सकता है कोड, वो डिपेंड करता है। हम्म। हाँ। तो हमारा जो लास्ट तो हमारा जो लास्ट ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी वो हुआ 99.5% और टेस्ट डेटा पे 97.8। तो ठीक है, मैं थोड़ा एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो ये कुछ इमेजेस है डेटा सेट पे, ये 9 है, मशीन ने देखो क्या क्लासिफाई किया, 9, 5, मशीन ने देखो 5 क्लासिफाई कर दिया, 1, 1, 9, 9, 9, देखो कितने डिफरेंट टाइप के लुकिंग 9 है, बट फिर भी मशीन ने सारे को 9 ही क्लासिफाई किया है। फिर 3, फिर 2, 6, देखो 6 भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, बट फिर भी मशीन को पता चल गया, स्मार्ट है ना। 9, फिर 4, कभी कभी कुछ मिस्टेक्स भी होंगे बट इसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इसलिए मिस्टेक्स इतने इजीली नहीं दिखेंगे। तो बस यही है। तो दैट्स इट, डीप लर्निंग का इंट्रो यही था। अब हार्दिक सर बोलेंगे थोड़ा एप्लीकेशंस, तो हाँ। हेलो, यूज आवाज आ रही है? H5PY टू सेव द मॉडल। ठीक है, सेव, ठीक है, मैं दिखाना चाहता था ट्रेनिंग, तो ठीक है, मॉडल सेव इस पे दिखवा नहीं है। बोल। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही लेट है, हो आ रहा है रही है। क्या? लैग हो रहा है क्या? नहीं ठीक है। नहीं हाँ जी, ठीक है, ठीक है यार। हाँ तो देखो, सबसे पहले ये सब बता दिया। अब इसका जो मेन एप्लीकेशंस वगैरह हैं उसमें ज्यादा मजा आता है, क्योंकि ये तो सब एकदम वर्किंग्स वगैरह है। अगर तुमको फाइनली जब तुम कहीं पे अगर एआई लोगे तो तुम एक बार सब कुछ सीख लोगे, उसके बाद में तुम्हें इस पे इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में तुमको मेन ये सोचना पड़ेगा मैं कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकता हूँ इस कंसेप्ट को, जिससे नए नए फीचर्स बन सकें। वही सबसे ज्यादा मतलब वही काफी इंपॉर्टेंट होता है एआई के अंदर। तो जैसे मैं कुछ ऐसी मतलब नॉर्मल नॉर्मल कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स लूंगा, और उसके अंदर तुम्हें ऐसी मतलब पूछूंगा क्वेश्चंस, जिसके अंदर तुम मुझे बताना कि तुमको क्या लगता है कि तुमने अभी तक जो सीखा है न्यूरल नेटवर्क में से, उसमें से तुम क्या बना सकते हो। और बस तुम उसको ऐसा देखना कि मैं कुछ दे रहा हूँ, मतलब जैसे कुछ भी अगर मॉडल वगैरह अंदर मॉडल है मेरा, और उसको पूरा ऐसे देखो कि बस वो एक ब्लैक बॉक्स है। मैं उसको कुछ इनपुट दूंगा और मेरे को कोई आउटपुट मिल जाएगा, और ये श्योर है कि मैं कोई ऐसा मेरे को फंक्शन मिल जाएगा जिससे मैं इनपुट को आउटपुट की ओर मैच कर सकूं। तो तुम बताओ एक बार चैट के अंदर कि कोई तुमको क्या लगता है, कोई अगर इनपुट न्यूरॉन्स जो होंगे मेरे, मेरा जो जिसको इनपुट दे रहा हूँ, वो मेरे जो फाइनली जो मेरे न्यूरॉन्स होंगे उससे कम हो सकते हैं क्या? लाइक मैं अगर मेरे इनपुट न्यूरॉन्स हैं अगर 10 into 10, और मेरे को आउटपुट की जो मेरे नंबर ऑफ नोड्स हैं वो मेरे आ रहे हैं 1000, सपोज करो, तो हो सकता है क्या? एक बंदा नो लिख रहा है, और बताओ। ट्राई करो भाई, कितने इतने से ही तो लोग हो, इतने से तो बता ही सकते हो, 15 के आसपास ही हो तुम वैसे भी। इट वोंट हेल्प। अच्छा, बाकी लोग कर दो यार रिस्पॉन्ड, क्या कर रहे हो? कुछ भी सोच लो। अरे भाई भाई, दिखा दिया पहले ही। कोई है क्या? देखो ऐसा होता है कि मतलब अगर मेरे को नॉर्मली अगर कुछ देखना है, तो मतलब हो सकते हैं, जैसे अगर मैं इनपुट में दे रहा हूँ अगर 10 बाय सपोज करो इनपुट में दे रहा हूँ कुछ 10 into 10 के अगर कोई पिक्सल्स दे रहा हूँ, और मैंने अगर उसको लगाया डॉग्स की, मेरे को उसको देखने की कौन कौन सी ब्रीड है डॉग्स की। तो अगर सपोज करो डॉग की कोई अगर ब्रीड बहुत ज्यादा है, लाइक टेंस ऑफ थाउजेंड्स के अंदर में अगर मेरी कोई ब्रीड्स है, तो मैं उसके अंदर फाइनली अगर मैं ऐसे बताता रहूंगा उसको कि ये ऐसी होती है, ये ब्रीड ऐसी होती है, वो ऐसी होती है, तो मैं फाइनली जो मेरे फाइनल न्यूरॉन्स हो गए वो उससे ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा यूज नहीं आएगा या ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो इसका एक सबसे मतलब बहुत प्यारा सा यूज है वो है, जैसे वो आगे करना तुम, दिखाना वो इमेज।
क्या लोड नहीं हो रही क्या पूरी, क्या हो रहा है? हो गई लोड। पर मैंने क्या किया है, जो मेरा पूरा न्यूरल नेटवर्क है उसको मैंने जैसे अगर हम कोई भी अगर इमेज देखते हैं, तो अगर मैंने कोई इमेज लिया और उसको बहुत कोई बेकार से कैमरे से खींचा, और उसी सेम इमेज को मैंने कोई बहुत मस्त से, अगर मेरे पास कोई कैमरा है उससे खींचा, और अगर मैं न्यूरल नेटवर्क को लगा दूंगा कि तुमको ये जो मेरी बेकार सी इमेज है इसको अगर ढंग की इमेज में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारे जब मैं इसको ऐसे डेटा मॉडल्स दूंगा तो फाइनली मेरे पास एक ऐसा मॉडल बनेगा, और उसके अंदर उसके अंदर ये जो डेटा मॉडल है उसके अंदर हल्का सा जीएन भी यूज होता है, लेकिन होता बेसिकली उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क ही है। तो अगर कोई उसको बेकार सी इमेज दूंगा तो फाइनली जाके वो कन्वर्ट हो जाएगी एक बहुत ही मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत बहुत सही कैमरे से खींची हुई है। तो मतलब सोच रहे हो इसके कितने मस्त मस्त एप्लीकेशन होंगे। जैसे अगर कोई लिख के बता दो चैट में कि मतलब जैसे अगर ये चीज है तो इसके क्या एक अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है। हाँ, जैसे ये लिखा है इमेज इनलार्ज। हाँ, जैसे अगर मूवीज में दिखाता है ना कि अगर कोई सीसीटीवी अगर कैमरे से कोई किसी बंदे को देख रहा है, फिर बोलता है कि अच्छा इसको जूम करते रहो, फिर फाइनली पूरा दिख जाता है। तो अभी तक ऐसे रियल लाइफ में हुआ नहीं है जैसे कि अगर ये चीज हो चुकी है, तो अब जैसे अगर ये वाली इमेज है तो मैं अगर इसको और अगर जूम करूंगा, फिर अगर मेरे जो जितने पिक्सल होंगे और ज्यादा मतलब फैल जाएंगे सारे, फिर उसके अंदर वापस लगाऊंगा, फिर उसके अंदर वापस लगाऊंगा, तो उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि ऐसा नहीं कि मेरे को मेरे लॉस्ट पिक्सल्स है वो मिल जा रहे हैं। बेसिकली बस ये होता है कि वो जो मेरा न्यूरल नेटवर्क है वो देख लेता है कि अच्छा इस पिक्सल के पास में यही पिक्सल हो सकता है। मतलब जब मैं इसको इतने सारे मॉडल ऐसे बताऊंगा कि अच्छा इसके साथ में ये होता है, इसके साथ में ये होता है, तो फाइनली देख लेता है अच्छा ये मेरे कुछ कुछ पिक्सल्स यहाँ से मिसिंग है, लेकिन इन पिक्सल्स में यही चीजें होनी चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो तो चैट में यस भी लिख दो भाई। बहुत एक अकेला बंदा रिस्पॉन्स कर रहा है, मैं तो बाकी कहाँ कोई चले गए क्या म्यूट करके? हाँ तो देखो अब जैसे ये वाली चीज है इसका एक और तुम कोई एप्लीकेशन बताओ। एक तो उसने जूम करने वाला बताया, और कोई एक एप्लीकेशन बताओ, फिर मैं एक बताऊंगा एक बहुत अच्छी सी एप्लीकेशन। ट्राई करो, सब जने सोचो। इसी चीज में तो मजा आता है एआई के अंदर, कि तुमने एक बार जब सीख लिया कि मतलब मैं इनपुट में कुछ भी दे सकता हूँ और मेरे को जो आउटपुट है उसमें कुछ भी मिल सकता है, तो उसके अंदर अपस्केलिंग, हाँ ठीक है वो हो गया जूम करने वाला। फेस डिटेक्शन, ये मतलब ये तो हाँ नॉर्मल है, ये तो फेस वाला तो मतलब मैं कुछ दे रहा हूँ उससे हो रहा है, मतलब लेकिन उससे ये थोड़ी ना कि मेरे इनपुट न्यूरॉन्स फाइनल न्यूरॉन से कम है। उसके अंदर तो मेरा बस अगर इनपुट न्यूरॉन्स अगर इतनी अच्छी कोई इमेज है और फाइनली मेरे को बस ये बोल रहा है कि ये बंदा है कि नहीं है, तो यस और नो के अंदर तो दो ही हो जाएंगे न्यूरॉन, तो उसके अंदर मतलब नहीं है। तो जैसे मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो अभी तक मतलब ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बस ये बोला ना कि हम सोच सकते हैं कि कैसा कैसा हो सकता है। तो अगर हम ऐसा देखें कि अगर जैसे अगर नॉर्मल यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो जियो के अंदर जब एकदम नेट एकदम खराब हो जाता है, अजीब सा हो जाता है, तो मेरी एकदम 144p में अगर वीडियो चल रही है, तो अगर सपोज करो कि अगर मेरे पास ये वाला अगर नेटवर्क है और वो रियल टाइम में अगर मैं उसको यूज कर लूं, लाइक बना नहीं है सर रियल टाइम में, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मतलब टाइम लगता है कि उसको स्केल मतलब एकदम सही से करने में। लेकिन अगर हमारा ये चीज इतनी ज्यादा फास्ट हो जाए कि हम डायरेक्टली जो इमेज आ रही है उसको हाथों हाथ ही उसको सही में कन्वर्ट कर देना है, तो असली में अगर मैं 144p में अगर मैं कुछ देख रहा हूँ, तो क्या होगा कि वो 144 जो पी होगी उससे डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी एक मतलब काफी सही वाली क्वालिटी में, और मेरे को वो पूरी जब इमेजेस एक साथ लोड करूंगा तो मेरे को लगेगा अच्छा ये तो मेरी 144p की वीडियो थी, लेकिन अब मेरे को ज्यादा में दिख रही है और वो भी मेरा डेटा भी बहुत कम यूज हो रहा है। मतलब और इसका मतलब जैसे अगर कोई अगर मूवी तुमने डाउनलोड की, और कोई मूवी अगर तुमने डाउनलोड की, जैसे अगर कोई बहुत मूवी है और उस मूवी की जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो तुमको जो डेटा लगेगा वो डाउनलोड करने में वो बहुत ज्यादा वगैरह लगेगा। तो अगर सपोज करो अगर हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर से ये हो सके, तो मैं क्या करूंगा बस एक और उसको कोई बेकार सी क्वालिटी में डाउनलोड कर दूंगा और उसके अंदर बस ये रियल टाइम के अंदर ऑन कर दूंगा। तो मैं क्या होगा, जैसे जैसे मूवी देखता जा रहा हूँ, भली मूवी की क्वालिटी बेकार है, लेकिन जब मैं उसके आगे ये लगा रहा हूँ तो जो मेरा एआई सिस्टम है उसको मालूम है कि अच्छा इस पिक्सल के पास में यही पिक्सल हो सकता है, तो वो खुद से इमेजिन करता है कि क्या पिक्सल सही होगा, और हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि अरे ये क्या बेकार सी इमेज बना दी। उसको वो इमेज एकदम मतलब जब वो हमको दिखाएगा तो हमको इमेज एकदम सही लगेगी। तो सोच रहे हो, समझ आ रहा है सर? बट वी हैव रियल टाइम मॉडल फॉर दिस एनवीडिया डिस। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ट्राई किया था तो मेरे को तो नहीं मिला था कुछ GPT-3, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मतलब जैसे अगर बहुत बार ऐसे मॉडल्स होते हैं ना जो मतलब हम डेटा को कंप्रेस कर देते हैं, जैसे अगर कोई मूवी बहुत ज्यादा बड़ी है
तो उसके अंदर ये होता है कि हम कुछ मूवी के मतलब जैसे अगर कोई इमेज है तो उस इमेज के हम कुछ पार्ट्स रख लेते हैं, फिर हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको बाद में एक्सपेंड कर देते हैं। तो उस टाइम ये होता है, वो जो हमारा मॉडल है वो सोच लेता है कि अच्छा कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे होंगे। तुम बोल रहे हो डीएलएसएस, तो मैं एक बार देख लूंगा वापस से। हाँ, तो वो भी उसका एक मतलब काफी सही सा एप्लीकेशन है ना, कि मतलब अगर मेरे इनपुट न्यूरॉन्स बहुत कम है, मेरे जो पिक्सल्स हैं वो बहुत कम है, लेकिन मेरे जो फाइनल न्यूरॉन्स है वो बहुत ज्यादा है, तो उसका अच्छा एग्जांपल है। चलो नेक्स्ट स्लाइड। एक सेकंड रुक जा रुक जा रुक जा, ऑन मत कर, अरे भाई रुक जा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अब जैसे मेरे पास अगर कुछ न्यूरॉन्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बस न्यूरॉन्स के अंदर बस मेरे जो पिक्सल की वैल्यू डाल सकता हूँ, या बस जो मैं कुछ नंबर वगैरह कुछ डाल रहा हूँ उसके अंदर वही कर सकता हूँ। मैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, भले ही मेरे को मतलब ओवरऑल तो मेरे को उसके पिक्सल के अंदर मतलब नंबर ही इनपुट चाहिए ना। तो मैं ऐसा देख सकता हूँ, जो मेरा साउंड अगर कुछ आ रहा है, तो साउंड की अगर सपोज कर मैंने वेवलेंथ ले लिया, कुछ और ले लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली, उन सबको अगर मैं उसके अंदर जो उसके इनपुट के अंदर डाल रहा हूँ, और जो आउटपुट है वो जो मैं चाहूँ वो मिल सकता है मेरे को। तो तुमको क्या लगता है इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? अगर मेरे को कुछ भी साउंड डालूं और जो मेरे को चाहिए उसमें से वो मिल जाए, तो उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? लिखो चैट में। ऑडियो टेक्स्ट बिल्कुल सही, जैसे वो सब अपना गूगल वगैरह काम कर रहा है। नाइस। और बताओ, और भी बहुत प्यारे प्यारे एप्लीकेशन है। टीटीएस क्या होता है भाई? एक्सपेंड कर दे। टेक्स्ट टू स्पीच, अच्छा अच्छा सॉरी। नॉइस कैंसलिंग, हाँ बिल्कुल सही, नॉइस कैंसलिंग होती है, जैसे इसके अंदर ये बताएगा अभी, नॉइस कैंसलिंग टेक्स्ट टू स्पीच, हाँ सही सही है। और बताओ एक, या मैं बताऊंगा एक बहुत इसका और भी अच्छा एप्लीकेशन बताऊंगा। जैसे एक नॉइस कैंसलिंग बोला है, जैसे नॉइस कैंसलिंग का भी एक ज्यादा अच्छा इफेक्टिव पार्ट होता है, इमेज फोकसिंग टू 1%, बिल्कुल सही। हाँ, इसके अंदर ये कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बस इनपुट के अंदर साउंड वाला डाल रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे करते हैं कि हम साउंड वाला भी पार्ट डाल रहे हैं और कुछ पार्ट हम जो इमेज वाली वो भी डाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो हमको तो बस एक फंक्शन चाहिए ना। और न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये होता है, हम कोई भी फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं, उसका वो जो जनरल फॉर्म होता है वो ये कहता है। तो हमको बस ये चाहिए। हाँ, लाइव कैप्शंस भी सही है, ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेजेस बिल्कुल सही है। तो मतलब एक एक तरीके से देख रहे हो, ये मतलब एआई कितना ज्यादा वास्ट है, हम लाइक लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। हमको बस ये है कि हमको कोई बस हमको मालूम है कि फंक्शन होता है, ऐसा एग्जिस्ट करता है, बस वो फंक्शन हमें मिलना, मतलब हम उसको फंक्शन को बनाए कैसे, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो भी फाइनली बन जाता है। और डेप्थ मैप, पता नहीं यार, मेरे को तो नहीं मालूम। कोई नहीं, ये वीडियो ऑन करके पहले इसका देख लेते हैं, कुछ ये भी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा चलाना भाई तुम। 2D साउंड टू 3D साउंड, ओ पता नहीं यार, वॉल्यूम नहीं आ रही भाई। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अभी भी कुछ नहीं आ रहा। और अगर फाइनली नहीं हो रही तो मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड पे इसका बता दूंगा लिंक, तो तुम इसको देखोगे तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे भी ये बंदा है ना, ये बंदा अगर बस रिकॉर्ड कर रहा है कोई ऑडियो, जो सामने साथ में कोई और भी है इसके, लाइक वो भी कंटिन्यूअसली बोल रहा है, तो लेकिन ये क्या कर रहा है, उसकी वॉइस बस फिल्टर कर दे रहा है, जैसे उसने नॉइस कैंसलिंग का एग्जांपल दिया था। अभी भी नहीं आ रही है वैसे तो, कोई बात नहीं, छोड़ दे, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो कर लियो। बस बस मैं एक और इसका बता देता हूँ। तो जैसे इसका ये दूसरा वाला पार्ट है, इसके अंदर ये होता है कि जैसे अभी हमने मतलब जस्ट अभी हमने भी कभी एक बार बीच में ट्राई किया था कि अगर जैसे अगर फोन रिकॉर्डिंग्स होती है, तो फोन रिकॉर्डिंग्स के अंदर दो लोग एक साथ अगर बोलते हैं, तो हमने ये ट्राई किया था कि अगर दो लोग एक साथ बोल रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है पहले से फोन में, तो वो हमारे काम करेगा, वो हमारा जो मेन डेटा मॉडल है उसकी तरह काम करेगा। तो हमने क्या किया कि मतलब जो उसका डेटा है, अगर दो बंदे एक साथ बोल रहे हैं, तो मैं ये कर रहा हूँ कि बस मेरी वॉइस एक बार मैं डिफरेंट कर दे रहा हूँ, और उस वॉइस को बाद में यूज कर रहा हूँ वापस से इनपुट के लिए, जिससे अगर कोई फाइनली अगर कोई किसी वॉइस का अगर मिक्सचर हो, या फिर कोई और चीज हो, जैसे अगर मेरे को कोई अपनी वॉइस में चेंज करना है और मेरे को किसी दूसरे पर्सन की तरह साउंड करना है, ठीक है, तो पहले मैं जो मेरी वॉइस है उसका जो पूरा डेटा मॉडल है उसको एक साथ रख रहा हूँ, और जो दूसरे पर्सन का उसका एक साथ रख रहा हूँ। तो फाइनली जब मैं इनपुट और आउटपुट को मैच करूंगा, तो मेरे को एक फाइनली ऐसा फंक्शन मिलेगा जिससे मेरी वॉइस चेंज होकर मतलब दूसरे बंदे में हो सकती है। समझ आ रहा है थोड़ा सा? आ रहा है क्या भाई?
हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब हम मतलब जब साउंड का लेते हैं तो उसके अंदर 50 और रिवर्स 50 का भी यूज करते हैं। बिल्कुल, हमने भी इसके अंदर यही किया था, क्योंकि ऐसे साउंड इतना आसानी से सेपरेट नहीं होता। और जैसे बहुत बार ऐसे होता है ना कि जैसे अगर कोई जैसे म्यूजिक बज रहा है कोई, तो म्यूजिक के अंदर उसकी लिरिक्स भी होती है और उसकी जो बाकी उसका वो जो पूरा पीछे का वो जो साउंड वगैरह होता है वो भी होता है, तो हम उसको लिरिक्स को उसके अंदर से भी हटा सकते हैं। और जैसे अगर हम कोई कैरोके बनाना है, तो उसके अंदर भी हम जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको रख सकते हैं, और जो लिरिक्स वगैरह वाला पार्ट है उस सबको हटा सकते हैं। राइट। चल भाई, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट। कि मैं वीडियो की लिंक डिस्कॉर्ड में डाल दूंगा, काफी अच्छी वीडियो, छोटी छोटी है। नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं है। चलो, रियल टाइम एप्लीकेशन। अब इसका कोई तुम यूज बताओ, रियल टाइम एप्लीकेशन, लाइक अगर तुमको कुछ याद आ रहा हो। लाइक तो मतलब याद नहीं, मतलब कुछ भी तुमको लग रहा हो कि अच्छा मैं रियल टाइम में अच्छा कुछ ये इनपुट दूं तो कुछ ये आउटपुट हो सकता है, तो मेरे को तो बस चाहिए, बस मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ कि तुमको जो भी चाहिए। शज़ाम कौन लिख रहा है? बोलो भाई, 15 लोग हो। कुछ भी बताओ, जो तुम्हारे दिमाग में है वो सोचो ना, कि मैं क्या इनपुट दूं और मेरे को क्या आउटपुट चाहिए एकदम रियल टाइम में, जो कभी मेरे यूज आ सकता है, कुछ भी। नो लिख दो, नहीं हो रहा चैट में, मेरे को मालूम तो पड़े कुछ हो रहा है सर। वो बीट्स सिक्टर डिटेक्ट करके पूरे सॉन्ग से मैच करता है। ओके, टू फाइंड आउट व्हाट द नेम ऑफ द सॉन्ग इज आफ्टर लिसनिंग टू सॉन्ग फॉर व्हाइल। ओके, कुछ सोचे और वो कंप्यूटर लिख दे। हाँ, ये चीज हो रही है, मतलब ये चीज बन चुकी है वैसे, शायद बन चुकी है। मैंने आजकल में पढ़ा था कि वो बस ये ह्यूमन माइंड की जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है उसको पढ़ के वो कोशिश कर रहा है कि कैसे हम उसको कन्वर्ट कर दें लैंग्वेज में कोई। fingerprint for a song then matches for the database। ओह, मेरे को भी सीखने को मिल रहा है। नाइस नाइस। ऑफ टोन फ्रॉम चाइल्ड टू वुमेन। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, मतलब अगर रियल टाइम अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मेरे को ये चाहिए कि मैं मेरी आवाज एकदम रियल टाइम में जो मेरी वॉइस है वो एकदम चेंज होगी तो किसी दूसरे बंदे की वॉइस बन जाए, बस ट्रिक्स करने के लिए। और तो क्या है, लोगों के मजे लूंगा। इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके। हाँ, तो जैसे मैं दूसरे का एग्जांपल देता हूँ। मतलब जैसे जो हमारे पेट्स वगैरह होते हैं, तो उन वो कोई अगर वो बस लाइक अगर हमारे पास अगर कोई डॉग है तो उसकी कोई अपने आप में खुद की कोई लैंग्वेज नहीं है, मतलब लाइक वो अपनी कुछ कुछ मतलब बोलता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ एकदम लैंग्वेज बोल रहा है एकदम परफेक्ट जैसे ह्यूमंस यूज करते हैं कोई वोकल्स में। बस वो कुछ उसके कुछ डायरेक्शंस हैं और उसको कुछ वो यूज कर रहा है उसके अंदर, जिससे उसको मतलब मालूम पड़ रहा है कि अच्छा ये साउंड का मतलब ये है, ये साउंड का मतलब ये है। तो ऐसे ही मतलब तुम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। हाँ, तो इसके अंदर भी वीडियो भले ही नहीं चल रही हो, लेकिन ऐसा एक मतलब बनाया गया, जो एक बंदे ने बनाया, ये मूवी लिखा है लेकिन ये असली में बन चुका है। जैसे अगर कोई मेरे पास अगर कोई पेट वगैरह है तो उसकी वो हार्ट बीट देख के उसको मालूम पड़ जाता है कि जो मेरा पेट है उसकी फीलिंग्स क्या है उस टाइम पे। और लाइक क्योंकि हमने बहुत सारा डेटा ले लिया कि अच्छा इस टाइम ऐसा कुछ होता है, उस टाइम वैसा कुछ होता है। अगर मतलब हमको बस एक बार ये देखना है कि अगर मेरे पास ये इनपुट है और ये आउटपुट है। अब ये ऐसा मत देखो कि मेरे को अगर डेटा कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। बस ये देखो कि अगर मेरे को इनपुट है और मेरे को फाइनली मेरे को आउटपुट ये चाहिए, तो सपोज करो मतलब अभी अभी से सपोज करो 50 years इन द फ्यूचर। लेट्स सपोज कि हमको कोई जो डॉग्स वगैरह हैं, अगर उनका कोई बस मतलब उनका साउंड का इनपुट मिल रहा है और हमको आउटपुट चाहिए, मतलब प्योर लैंग्वेज में उसका आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बस उसका जो इनपुट मेरे को मिल रहा है उसको उसमें डालूंगा फाइनली, और उसको उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा लैंग्वेज में। तो एक तरीके से जस्ट फिक्शनली हमको जो हमारे पेट्स होंगे उनकी भी मतलब लैंग्वेज समझ आ सकती है। मैंने ये बोला ना, बस कुछ भी इनपुट दो, कुछ भी आउटपुट तुमको मतलब फाइनली चाहिए। और कोई स्लाइड है क्या इसके अंदर रहनी है तो? अच्छा, ये वो गर्ल और डॉगी वाली वीडियो है ना? हाँ। हाँ, तो ये चलो एक लास्ट वाली चीज बता देता हूँ, मतलब और इसका एक और जैसे एआई का सबसे अच्छा यूज उसके अंदर भी हो रहा है आजकल। रिसेंटली अगर कोई लीक हुए हुए होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जो हैकर्स वगैरह होते हैं वो जो उसका सारे जितने पासवर्ड्स लीक हो रखे हैं और जितने यूजर नेम्स वगैरह हैं,
तो उन सब के जो डेटाबेस, उनका जो फेसबुक जो पूरा प्रोफाइल वगैरह होता है ना, तो उससे मैच करने की कोशिश करता है कि अगर उस बंदे का यूजर नेम ये है, वो बंदा इतनी सारी चीजें अगर ये यूज कर रहा है और उसका यही है, मेरे को सब कुछ उसका मालूम है, क्योंकि फेसबुक में मोस्टली सब कुछ हमें मालूम मतलब इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। तो उसको यूज करके वो देख रहा है अच्छा इसका पासवर्ड उसके रिलेटेड कुछ है क्या, तो उसको यूज करके वो उसका जो उस बंदे का दूसरा जो कोई पासवर्ड, अगर जीमेल वगैरह का पासवर्ड, या सोच रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई पासवर्ड हो, तो वो भी मतलब यूज कर पा रहा है, तो कितना ज्यादा डेंजरस है। तो उसके लिए भी एआई का दूसरा पार्ट यूज आता है, जहां पे वो एआई के अंदर मतलब बोलता है उसको कि हमारे जो पासवर्ड वगैरह उनको ज्यादा से मतलब उसके अंदर भी यूज आता है। अरे हाँ, ये है ना एक, ये बताना भूल गया था। जैसे अगर ये एक एग्जांपल है कि हाउ मतलब जैसे पास्ट में जो इमेजेस होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, तो हमने बहुत सारी उसको ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस दी और फाइनली उसको एकदम सही वाली इमेजेस दे दी जो एकदम, तो हमने उसको बोला ये ऐसा होता है, तो मुझे अगर मैं एकदम पास्ट की कोई इमेजेस दे रहा हूँ, ठीक है, ये मालूम मालूम है कौन है, चैट में लिख दो किसी को मालूम है तो, या नहीं मालूम है। हाँ, लिंकन, लिंकन सही है। वाई कौन है ये? आइंस्टाइन किसको लग रहा है ये? अरे रे रे, बहुत सही, बहुत सही। अब्राहम लिंकन है, तो मतलब ऐसा था नहीं, मेरे को उसकी एकदम सही वाली फोटो मिल रखी है, मतलब एकदम कलरफुल वाली, लेकिन मैंने क्या किया, उसकी बस जो पास्ट की फोटो थी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट वाली, उसको लिया और हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये जो राइट वाली फोटो कितनी सही लग रही है, ठीक है। मतलब अब ऐसा सोचो कि अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट से ये चीज कर सकता हूँ, तो इसका एक बहुत मस्त सा कोई मतलब ऐसा ऐसा कुछ देखो कि मैं इसको यूज करके कुछ बहुत सही सी कुछ चीज बना दूं। चैट में लिखो अगर तुम्हें कुछ मालूम पड़ता है, नहीं तो मैं बताता हूँ एक बहुत मस्त एग्जांपल। लिखो भाई, कुछ सोचो कि मैं कैसे इस फीचर को यूज करके, कि पहले मेरे पास मतलब एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहा कि मैं बस ब्लैक एंड व्हाइट को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ नई चीज करने की बात कर रहा हूँ। यूज ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फ्रॉम गे स्केल कैमरा, गुड आईएसओ, ओके, स्टार्स की इमेजेस को एचडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट टू कलर्ड, ओके ओके ओके। और कुछ सोचो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बस मेरी जो ग्रे स्केल इमेजेस है उनको ही मैं इसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो एक और सोचो, अगर मैं चलो मैं इसका एक मतलब नाइस सा यूज बताता हूँ, कि अगर मेरे पास कोई अगर इमेज है, अगर उस इमेज को अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इसके अंदर, तो बेसिकली मेरे पास इमेज के अंदर कौन कौन सी मतलब जो फोटोज वगैरह है बस ब्लैक एंड व्हाइट ही है। तो जब हम एकदम डार्क में अगर कहीं घूमते हैं, तो मोस्टली जो हमारा हमको मतलब अगर उस टाइम अगर फोटो खींचूंगा एकदम डार्क में, तो उस टाइम जो मेरे को इनपुट मिलेगा वो भी मोस्टली ब्लैक और व्हाइट में ही हो रहा है ना। तो अगर मैं ये सेम चीज अगर उसके अंदर यूज करूं, समझ रहे हो, ओ विल हेल्प टू सी कलर ब्लाइंड पर्सन टू सी कलरफुल वर्ल्ड, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो मतलब अगर इसके अंदर बोल रहा हूँ, तो जैसे अगर रात के अंदर अगर मैं कोई फोटो खींच रहा हूँ, तो रात को जैसे मैंने फोटो खींची और सपोज करो मैंने रियल टाइम में उसको कन्वर्ट कर दिया एकदम सही मतलब एकदम डे वाली इमेज में, मतलब समझ रहे हो, मतलब डे टाइम वीडियो में। अब एक और चैट में लिख के बताओ कि कोई इसका तुम्हें मतलब प्यारा सा यूज दिख रहा है क्या, मतलब अगर मैं एकदम डार्क वाले अगर कुछ होगा एकदम मतलब डार्क इमेजेस मिल रही है और उसको रियल टाइम में अगर मैं डे वाली इमेजेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसका कोई फायदा होगा क्या? सोचो कुछ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। न्यू जनरेशन फॉर नाइट विजन फॉर सोल्जर्स, सोच रहे हो मतलब कितना ज्यादा सही रहेगा। ऐसे नाइट विजन वाले लेके जाते हैं, अगर हमको ऐसा लगे सब कुछ दिन ही चल रहा है, तो कितना सही नहीं रहेगा। और कोई अच्छा बताओ एग्जांपल। जैसे मैंने एक सोचा था, बताएंगे अभी। हेल्प टू ट्रैक रॉबर्ट्स, यार रॉबर्ट्स के भी काम आ सकता है। वो भी एकदम दिन में आएंगे, रात को आएंगे, दिन उनको लगेगा दिन ही है। हेल्प टू ट्रैक रॉबर्ट्स, सही है सही है। हम लोग इससे और कुछ बताओ। चीज का इमेजिन अरे भी यार कर सकते हैं ना हार्दिक, क्या बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो चीज हमें सामने दिखनी हो बट वो सामने हमारी हो नहीं, तो हम उसे सामने देखने की बस कोशिश कर बस सकते ठीक हैं है। इससे। हाँ इसको हाँ, इसको वो ऐसा हो सकता है। हाँ, वो बहुत बार आगे ऐसा आगे हो बात सकता है कि करते हैं। मतलब क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो मेरी मतलब बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स हो सकते हैं कि जो मेरा इनपुट दे रहा हूँ और जो मेरा फाइनली आउटपुट निकल रहा है, ऐसी कोई उसके अंदर इमेज आ गई जो मेरी रियल लाइफ में है ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि असली में तो ये बस एक मॉडल है, इसके साथ भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं अगर एक परफेक्ट वर्ल्ड का इमेजिन करूँ, तो मैं बस उसकी बात कर रहा हूँ, रात को फोटो खींच के भेजने में। सही है सही है, फ्लैश लाइट नहीं हो तो।
चलो मैं एक सही सा एग्जांपल बताता हूँ जो मैंने एक बार से सोचा था कि व्हेन वी ड्राइव आवर कार्स एट नाइट, तो मतलब अगर हम कार अगर ड्राइव कर रहे हैं, सपोज करो अगर मेरी कार का जो विंडशील्ड वगैरह है पूरा, अगर उसके ऊपर ऐसी अगर कोई लेयर लग जाए जिससे हमको जो बाहर का जो एकदम नाइट टाइम वाला पूरा है, अगर वो मेरे को पूरा ऐसा लगे कि वो सब कुछ एकदम डे टाइम में हो रहा है रियल में, तो क्या होगा, एक तरीके से मेरे को ऐसा लगेगा कि मतलब एक तरीके से मेरे को जो विजन होगी वो मेरी ज्यादा बढ़ जाएगी ना, मतलब पूरी, मतलब मेरे को सब कुछ ऐसा लगेगा कि दिन में हो रहा है, और उसके हो सकता है कि मेरे नंबर ऑफ जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि एकदम रात हो रही है और मेरे को दिखा नहीं, बस मेरे मतलब जस्ट निकल गया। और बहुत बार ऐसा भी होता है जैसे अगर कोई ड्राइवर्स वगैरह होते हैं तो उनको अगर जैसे अगर एकदम पूरा अंधेरा हुआ है तो हो सकता है उनको बहुत बार ऐसे क्या कहते हैं, मतलब ऐसे अगर झपकी लग जाए, मतलब बस 2 सेकंड के लिए, तो उतने में काफी है, मतलब हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो बस अगर अगर ये हो जाए कि सब कुछ एकदम डे टाइम हो तो हो सकता है उनको उस टाइम इतना हो भी नहीं कि मतलब इतना नींद का नहीं लगे, या हो सकता है कि मतलब जो आगे से कोई कार आ रही है तो उनको पहले दिख जाए। समझ रहे हो ऐसा कुछ? इंफ्रारेड इंफ्रारेड वाली बात। राइडर तो वो तो मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार में तुम्हारा होता है 3D ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जो तुम्हारा मैप बना देता है, फिर सेल्फ ड्राइविंग कार को ऑप्टिमाइज करता है, वो दूसरी चीज हो गई भाई, ये दूसरा बता रहा है। मैं बस ये बोल रहा हूँ जैसे अगर तुम्हारी नॉर्मल कार है, अगर मैंने बोला कि अगर कल को अगर मार्केट में ऐसी स्क्रीन्स मिल रही है जिससे तुम बस अपनी उसको अपनी कार पे लगा दो और तुमको ऐसा लगेगा कि दिन रात नहीं, उस टाइम बस दिन हो रहा है पूरा, तो कितना सही नहीं लगेगा तुमको कि रात को कहीं जा रहा हो तो एकदम मैं थोड़ा सेफ महसूस करूंगा, अच्छा मेरे को दिख रहा है, ऑलमोस्ट मेरी पूरी विजन क्लियर है। तुम दिन को भी रात में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा काम जो तुमको रात में करने को नहीं मिल रहा है बट दिन में ही मौका मिल रहा है, तुम करना रात में चाहते हो, तुम ऐसा इसका यूज कर सकते हो। जस्ट अ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ऐसे काम नहीं करने। चलो, और कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, वरना सेशन सही लगा? लास्ट वाला एप्लीकेशन वाला पार्ट कैसा लगा? या फिर ऐसा करेंगे जब तुम्हें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देंगे ना तो तुम्हें ऐसा कुछ एक क्वेश्चन दे देंगे कि तुमको कोई इसका अच्छा सा एप्लीकेशन बताना है जो अभी तक बना नहीं है, जो अभी तक मतलब बहुत ज्यादा रेयर अगर ऐसे कुछ यूज वगैरह होता हो तो खुद से एक बार सोचा था। जैसे अब ये इमेज है तो इस इमेज के अंदर क्या हुआ, मैंने रात के टाइम फोटो खींची और उसको कन्वर्ट कर दिया डे टाइम में, ये रियल में हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं, बस उसको रियल टाइम में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम्स आती है मोस्टली, तो उसके ऊपर भी काम मतलब चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ मतलब तुम रात तो की काफी चीजों को रियल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, रियल टाइम चीज मतलब। हाँ तो एक्चुअली बढ़िया। अब सॉरी, हाँ डे टाइम रियल टाइम तो 20 बच्चे बच्चे हैं यार एक्चुअली, तो कोई नहीं, मतलब जितने बच्चे उनको मतलब आया तो तुम सही लोग समझ में, थोड़ा ऊपर से निकल गया सब कुछ। थोड़ा बहुत निकला, बहुत समझ में भी आया होगा, अच्छा है जैसा भी हेलो आया। हेलो। हाँ हेलो, चलो कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। कुछ भी अनम्यूट पूछो करके भाई कर अब। सकते हो। अब अनम्यूट तो अलाउड है ना उनको? अरे अनम्यूट अलाउ कर दो, कितने बच्चे हैं अरे जिनको जो अलाउड पूछना है अलाउड डिस्कॉर्ड पे कर लेंगे यार, ये डिस्कॉर्ड पे कर लेंगे, इसको अभी एंड कर देते हैं, डिस्कॉर्ड पे कर लेंगे इस ओके रिकॉर्डिंग रोक कर सकते हो, ठीक है हाँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कंफ्यूजन